हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम योर फ्रेंड यूर टीचर निशा शर्मा। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू गाइस आर गुड। सो गाइस, हम लिटरेचर सीरीज में आज रोमांटिक एज में एक ऐसे पोएट को करने वाले हैं जो रोमांटिक एज की जान है, जिसके बिना हम रोमांटिक एज को इमेजिनेशन ही नहीं कर सकते। तो आई थिंक यू कैन इजीली गेस अबाउट द पोएट हु इज नो वन ओनली एंड ओनली विलियम वर्ड्सवर्थ। सो स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं, मैं बता दूं, माई चैनल डेडिकेटेड फॉर टीचिंग एग्जाम, स्पेशली टेट, किसी भी स्टेट का कोई भी टेट एग्जाम है टीचिंग का, और DSSB KVS कोई भी टीचिंग एग्जाम है, उसको मेरा चैनल स्पेशल डेडिकेटेड है। सो गाइज, वर्ड्सवर्थ के बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो अपडेट कर चुकी हूँ बहुत पहले, आई थिंक 1 साल पहले। पता नहीं कैसी होगी कैसी नहीं, मुझे याद भी नहीं है, बट उसमें बायोग्राफी मैंने बहुत अच्छे तरीके से करवा रखी है। उसका कमेंट बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी, या लिटरेचर की प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। कहने का मतलब वर्ड्सवर्थ की बायोग्राफी काफी बड़ी है, तो उसके ऊपर मैं इस वीडियो में टाइम ना वेस्ट करते हुए आप बायोग्राफी वहां से देख लेना। सीधा हम वर्क्स पे बात कर लेते हैं, क्योंकि वर्क्स पे भी बहुत लंबी वीडियो होने वाली है। ठीक है, क्योंकि विलियम वर्ड्सवर्थ तो अपने आप में एक एरा है लिटरेचर का, आपको सबको पता है। ठीक है, तो यू नो अबाउट विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ 4 सिबलिंग्स थे, और विलियम वर्ड्सवर्थ जो है, पेरेंट्स काफ़ी छोटी एज में ही पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, और ये अपनी सिस्टर डोरोथी से बहुत ज़्यादा कनेक्ट थे। 2 मैरिजेस करते हैं, 1 इज एनेथ, 2nd इन हटचिसन। तो ये सब चीज़ें मैंने बायोग्राफी में बहुत डिटेल से बता रखी हैं, इसलिए मैं यहाँ ओरली बता रही हूँ। लेक पोइट थे विलियम वर्ड्सवर्थ, रॉबर्ट साउदी, एसटी कॉलरेज एंड विलियम वर्ड्सवर्थ, तीनों ही लेक पोइट के अंदर इंक्लूड होते हैं, क्योंकि लेक डिस्ट्रिक्ट के पोइट थे। एंड विलियम वर्ड्सवर्थ द हाई प्रिस्ट ऑफ नेचर, एवरीबडी नोज, नेचर को सबसे ज्यादा प्यार करने वाले थे विलियम वर्ड्सवर्थ। एंड यू नो, रोमांटिक एरा की कहीं ना कहीं एक ओपनिंग, एक शुरुआत अच्छी मानी जाती है विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ, क्योंकि इससे पहले जो न्यू क्लासिकल एज थी उसका जो लिटरेचर था बहुत हाई फाई था, उनकी लैंग्वेज थी कॉमन मैन से बहुत दूर थी। तो विलियम वर्ड्सवर्थ का मानना था कि यार लिटरेचर इज नॉट फॉर अस, लिटरेचर फॉर द कॉमन मैन। मीन्स आम बंदे, आम इंसान भी लिटरेचर को पढ़ सके, लिटरेचर उनके लिए है, तो मुझे उनकी लैंग्वेज में लिटरेचर को लिखना चाहिए। तो इन्होंने इमोशंस, फीलिंग्स, सबको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी थी विलियम वर्ड्सवर्थ ने। ठीक है, तो बायोग्राफी आप प्लेलिस्ट में जाके विलियम वर्ड्सवर्थ के मैंने शायद 2-3 पार्ट कर रखे, पार्ट 1 जरूर देख लेना बायोग्राफी का। सो नाउ लेट गेट स्टार्टेड अबाउट द वर्क्स ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। सो यू नो, विलियम वर्ड्सवर्थ की जो लाइफ है स्टार्ट होती है डेट इज लिरिकल बैलेड से, और लिरिकल बैलेड 17 इनका जो लाइफ स्पैन है 1770 टू 1850, 1770 से लेके 1850। तो 1798 में द फर्स्ट वर्क डेट इज लिरिकल बैलेड। लिरिकल बैलेड इज कहीं ना कहीं यू कैन से ओपनिंग ऑफ रोमांटिक एज। रोमांटिक एज का ओपनिंग ही है लिरिकल बैलेड। ठीक है, ऐसा फुल टाइटल, लिरिकल बैलेड का फुल टाइटल पूछा गया था एक बार एग्जाम में DT+P में, लिरिकल बैलेड विद द फ्यू अदर पोएम्स। लिरिकल बैलेड विद द फ्यू अदर पोएम इज द फुल टाइटल ऑफ लिरिकल बैलेड। अब लिरिकल बैलेड की हम बात करें गाइस, तो इसके अंदर 23 पोएम थी। कितनी पोएम थी टोटल? 23 पोएम थी। एंड इट्स अ कोलैबोरेटेड वर्क। कोलैबोरेशन में का मतलब किसी के साथ मिलकर लिखा। एंड हु इज सेकंड वन? आई हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट एसटी कॉलरेज। तो एसटी कॉलरेज इज द सेकंड वन जिसके साथ इन्होंने कोलैबोरेशन में ये वर्क लिखा, लिरिकल बैलेड। 23 पोएम्स थी टोटल, जिसमें से 4 पोएम जो है एसटी कॉलरेज ने लिखी थी, और 19 पोएम जो है विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी। 2 थिंग्स यू जस्ट रिमेंबर अबाउट दिस लिरिकल बैलेड इज द ओपनिंग ऑफ रोमांटिक एज। ठीक है, 23 टोटल पोएम्स इन लिरिकल बैलेड, 4 पोएम्स रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, 4 पोएम रिटन बाय एसटी कॉलरेज, 19 पोएम रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। द फर्स्ट पोएम, कई बच्चों को लगता है भाई ये तो वर्ड्सवर्थ का डोमिनेटिंग वर्क है, तो पहली पोएम वर्ड्सवर्थ ने लिखी होगी, बट द फर्स्ट पोएम रिटन बाय एसटी कॉलरेज डेट इज द राइम ऑफ एंशिएंट मर्नियर। द राइम ऑफ एंशिएंट मर्नियर, तो फर्स्ट पोएम एसटी कॉलरेज ने लिखी थी। और जो लास्ट पोएम है, याद रखना, ये जो लास्ट पोएम है लिरिकल बैलेड की, द नेम ऑफ डेट पोएम इज टिंटर्न एबे। ठीक है, तो यू जस्ट रिमेंबर गाइज, लास्ट पोएम एंड द फर्स्ट पोएम। फर्स्ट पोएम इज एंशिएंट मर्नियर और लास्ट पोएम इज टिंटर्न एबे। ठीक है, एंड व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्क? इज द रीजन ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्क इज द स्टेट, द ओरिजिनल स्टेट ऑफ नेचर, कि नेचर में इंसान कैसे रहता है,
क्या हमारी सिंप्लिसिटी है, क्या हमारी लैंग्वेज है, ये इसका मेजर पर्पस था। पहले तो सिंपल पोएम लिख दी, लेकिन पर्पस वर्ड्सवर्थ ने शो नहीं किया। तो जो पर्पस इन्होंने शो किया वो इन्होंने प्रीफेस लिखा। एक प्रीफेस समझते हो, जैसे मान लो मैंने एक बुक लिख दी, तो उस बुक की जो ओपनिंग होती है जिसमें मैं ये बताती हूँ व्हाई आई रोट दिस बुक, मैंने इस पुस्तक को क्यों लिखा है, इस पुस्तक का क्या उद्देश्य है, इस बुक में है क्या। तो लिरिकल बैलेड लिखा तो राइटर अपना उद्देश्य ही बताना भूल गया, बस पोएम्स को लिख डाला, ठीक है। फिर इसने एक प्रीफेस लिखा जिसको हम बोलते हैं प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड, और इस प्रीफेस के अंदर इसने बताया व्हाट इज माय पर्पस ऑफ लिरिकल बैलेड, कि मेरा लिरिकल बैलेड लिखने के पीछे क्या पर्पस था, क्या प्रॉब्लम है, क्या लैंग्वेज है, क्या क्यों मैं चेंज करना चाहता हूं। तो लैंग्वेज, पर्पस, सोसाइटी, ये सब डिस्कशन इसने लिखी प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड। और प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड के अंदर इन्होंने पोइट्री की डेफिनेशन भी दी गाइज, and you know well about the poetry definition of William Wordsworth. The poetry is spontaneous overflow of powerful feeling which is recollected in tranquility. विलियम वर्ड्सवर्थ क्या कहते हैं, पोइट्री इज ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग, कि हमारे अंदर बहुत सारी फीलिंग्स हो जाती है, ओवरफ्लो मतलब बहुत सारी फीलिंग बाहर आ जाती है। डेट इज वी रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, होता है शांति से हम रिकलेक्ट करके आते हैं। मीन्स ये क्या कहना चाहता है, हम शांत बैठे हैं, हम बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व करके आए, बहुत सारी भावनाओं को हमने रिकलेक्ट कर लिया, फिर जब हम कहीं अकेले में बैठते हैं तो भावनाएं बाहर आ जाती हैं एक पावरफुल फीलिंग बनके, और वही फीलिंग एक पोइट्री बन जाती है, ठीक है। तो पोइट्री इज द ओवरफ्लो ऑफ, पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग विच इज रिकलेक्ट इन ट्रैंक्विलिटी। तो हर जगह लिखी पाएगी आपको वर्ड्सवर्थ की डेफिनेशन, एस्टेट के एग्जाम में तो अनेकों बार पूछी गई है, ठीक है। और इन्होंने इसके अंदर एक लाइन भी लिखी थी, ह्यूमैनिटी इज गुड इट्स करप्टेड बाय सोसाइटी, कि ह्यूमैनिटी अच्छी है, हर इंसान में ह्यूमैनिटी है, लेकिन सोसाइटी ने इसको क्या कर दिया है, करप्ट कर दिया है। सोसाइटी ने इसको क्या कर दिया है, करप्ट कर दिया है। तो आपको ये पॉइंट भी याद रखना है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं लिरिकल बैलेड की फेमस पोएम्स के लिए, कौन कौन सी हैं फेमस पोएम्स लिरिकल बैलेड में। तो लिरिकल बैलेड की जो फेमस पोएम है वी आर 7, ठीक है। पहली जो इन्होंने फेमस पोएम लिखी दैट इज वी आर 7, ये डायलॉग्स फॉर्म में है, मतलब डायलॉग्स है, इसके अंदर एक नरेटर शो है और एक गर्ल है, उन दोनों के मतलब डायलॉग्स को जो है इस पोएम के अंदर रखा गया है। बैलेड फॉर्म में है, 2 पार्ट्स हैं, फर्स्ट पार्ट इसका एस टी कोलरिज ने लिखा और सेकंड पार्ट वर्ड्सवर्थ ने लिखा। तो यहाँ से क्वेश्चन पुट हो सकता है, विच पोएम ऑफ द विलियम वर्ड्सवर्थ रिटन बाय द एस टी कोलरिज एंड वर्ड्सवर्थ, द फर्स्ट पार्ट रिटन बाय एस टी कोलरिज एंड सेकंड पार्ट रिटन बाय वर्ड्सवर्थ एंड द पोएम इज वी आर 7, ठीक है। नेक्स्ट है टिंटन एबे, स्टार लगा लीजिए, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है भाई। टिंटन एबे इज अ होली प्लेस है, ये एक जगह है टिंटन एबे, लाइक जैसे हमारी मंदिर होते हैं, मस्जिद होते हैं, तो चर्चिज लाइक एक टिंटन एबे एक प्लेस है। अब यहाँ पर क्या है, विलियम वर्ड्सवर्थ एक जर्नी करते हैं, ठीक है। अगस्त में इनकी एक जर्नी, मतलब जैसे पोएम ओपन होती है तो एक जर्नी को दिखाते हैं। 13 जुलाई 1798 में ये जर्नी करते हैं और ये इनकी सेकंड जर्नी होती है। ध्यान से सुनना, यहाँ से यही क्वेश्चन बनता है, ये इनकी सेकंड जर्नी होती है। टिंटन एबे जो 13 जुलाई 1798 में, ये इनकी सेकंड जर्नी होती है और फर्स्ट जर्नी 1793 में कर चुके होते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी सिस्टर डोरोथी के साथ टिंटन एबे जाते हैं पहली बार 1793 में, ठीक है, 1793 में। फिर ये सेकंड टाइम जाते हैं 1798 में। तो ये ही क्वेश्चन रीटी प्लस में पूछा गया था कि रीविजिटेड कितने साल के बाद विलियम वर्ड्सवर्थ ने रीविजिट किया है। तो यू जस्ट रिमेंबर गाइस, कितने साल बाद, 5 ईयर्स के बाद रिविजिट किया है टिंटन एबे में विद द सिस्टर डोरेथी। और इसके अंदर चेंजिंग इम्पैक्ट दिखा रहे हैं कि कितना सारा चेंज हो गया है, सब कुछ चेंज हो चुका है, तो वो चीज इस पोएम के अंदर दिखाई गई है, ठीक है। और ये पोएम 7 सेक्शंस में डिवाइडेड है। कितने सेक्शंस में डिवाइडेड है, 7 सेक्शंस में डिवाइडेड है। अब इसके बाद जो वर्ड्सवर्थ लिखते हैं, दैट इज द मेजर हाईलाइट एंड दैट इज द मोस्ट फेमस पोइट्री कलेक्शन ऑफ वर्ड्सवर्थ, सेकेंड वॉल्यूम ऑफ पोइट्री। ये पोइट्री की एक मतलब कलेक्शन लिखते हैं, एक उस कलेक्शन का नाम देते हैं सेकेंड वॉल्यूम ऑफ पोइट्री। और वर्ड्सवर्थ की जितनी भी फेमस पोएम आज तक हमने पढ़ी हैं, सुनी हैं, वो मैक्सिमम किसके अंदर हैं, सेकेंड वॉल्यूम ऑफ पोइट्री के अंदर है वर्ड्सवर्थ की सभी फेमस पोएम्स, जिसमें डैफोडिल्स है, सोलिटरी रिपर है, इमिटेशन ऑफ इमोरलिटी है, ओड टू डिजेक्शन है, ओड टू ड्यूटी है, लंदन 1802 है। तो ये काफी फेमस है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डैफोडिल्स की।
तो आई थिंक डेफोडिल्स सबने पढ़ी होगी, एनसीईआरटी में आई थिंक 8th 9th क्लास में भी ये पोएम है। डेफोडिल्स इज अ नेम ऑफ फ्लावर, एक फूल का नाम है, और इसका सब टाइटल भी है आई वॉन्डर। जो फर्स्ट लाइन है, आई वॉन्डर लोनली एज ए क्लाउड, आई वॉन्डर लोनली एज ए क्लाउड, तो इसे सब टाइटल कह सकते हो, ओपनिंग लाइन भी है डेफोडिल्स की। और बहुत अच्छी पोएम है, मतलब इसमें पर्सोनिफाई किया हुआ है फ्लावर्स को, बहुत बहुत बढ़िया पोएम है। मतलब वर्ड्सवर्थ ही है इतने महान जो इतना प्यारा इमेजिनेशंस कर सकते हैं, वी कांट थिंक इवन। नेक्स्ट है सोलिटरी रीपर। सोलिटरी रीपर आई थिंक सबने पढ़ी होगी, सेकेंड ईयर पता नहीं कौन सी क्लास में होती थी, काफी प्यारी सी पोएम है। सोलिटरी रीपर एक लड़की है जो मतलब खेतों में कुछ कटवट कर रही होती है और गीत गाती है, और वर्ड्सवर्थ उसको अपने हार्ट में ले जाते हैं और फील करते हैं, मतलब दैट काइंड ऑफ पोइट्री सोलिटरी रीपर। काफी अच्छी पोएम है सोलिटरी रीपर। इसके अलावा है ओड टू डिजेक्शन और ओड टू ड्यूटी। ओड टू ड्यूटी में काफी बार पूछा गया है ड्यूटी इन्होंने किसको बोला है, तो ड्यूटी जो सिंबलाइज करा नेचर के लिए इन्होंने ड्यूटी वर्ड को यूज किया है कि नेचर है, देखो टाइम पे सन अराइज होता है, टाइम पे सन सेट होता है, हम अपनी ड्यूटी नहीं करते बट नेचर ऑलवेज अपनी ड्यूटी को बहुत अच्छे तरीके से करता है। तो ओड टू ड्यूटी में इन्होंने ये बात बताई है, ठीक है। तो ये काफी बार पूछा गया है कि ओड टू ड्यूटी में ड्यूटी को किसको सिंबलाइज किया गया है, तो नेचर को सिंबलाइज किया गया है, ध्यान रखना आपको गाइस। लंदन 1802 काफी अच्छी पोएम है, ये पोएम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्योंकि इस पोएम में इसने दो चीजों को इशू बनाया है। एक तो उस टाइम की जो सोसाइटी थी उन पीपल्स को इन्होंने टारगेटेड किया है, और सेकंड जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन को एक ट्रिब्यूट कह सकते हो आप। दिस इज द पोएम लंदन 1802 इज द ट्रिब्यूट ऑफ जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन के लिए एक बहुत फेमस लाइन है, दाई सोल लाइक ए स्टार, सुना होगा। दाई मतलब ये पहले यू के लिए लिखते थे भाई, दाई सोल मतलब उसकी सोल, किसकी, मिल्टन की सोल, लाइक ए स्टार। तो ये क्वेश्चन बहुत बहुत बार आ जाता है, दाई सोल लाइक ए स्टार, द वर्ड्स सैड फॉर एंड सैड बाय। तो सैड बाय द वर्ड्सवर्थ एंड सैड फॉर जॉन मिल्टन। वर्ड्सवर्थ ने ये शब्द कहे हैं, मिल्टन के लिए कहे हैं, किसके अंदर, लंदन 1802 के अंदर। और जो ये पोइट्री कलेक्शन था ना, सेकंड वॉल्यूम ऑफ पोइट्री, लॉर्ड बायरन ने इसको बहुत बढ़िया तरीके से, मतलब समझ रहे हो ना, शानदार तरीके से बेइज्जती करी थी। कहा व्हाट इज दिस, इट्स अ चाइल्डिश लैंग्वेज, क्या है ये भाषा। लॉर्ड बायरन ने इस वर्क को क्रिटिसाइज किया था चाइल्डिश लैंग्वेज कहते हुए कि वर्ड्सवर्थ की कोई नहीं है, कुछ नहीं है, फीलिंग है, भाषा तो इसको लिखनी ही नहीं आती, मतलब ऐसे करके हंसी उड़ाई थी, मतलब क्रिटिसाइज किया था लॉर्ड बायरन ने इस वर्क को, किसको, ओड टू जो सेकेंड वॉल्यूम ऑफ पोइट्री था, इस पर्टिकुलर वर्क को। इसी पोइट्री कलेक्शन में एक आगे पोएम है, वर्ड इज टू मच विद अस। काफी अच्छी पोएम है ये भी, वर्ड इज टू मच विद अस, टाइटल से ही क्लियर है। वर्ड इज टू मच विद अस मीन्स इसके अंदर वर्ड्सवर्थ ने मटेरियलिज्म के ऊपर एक क्रिटिसिज्म किया है कि वी गाइज आर हाउ मच कनेक्टेड विद द मटेरियलिज्म, मतलब हम कैसे मटेरियलिस्टिक थिंग्स के साथ बहुत ज्यादा मात्रा में कनेक्टेड हो चुके होते हैं। तो ये चीज दिखाई है इसने वर्ड इज टू मच विद अस में, ठीक है। मतलब मटेरियलिज्म, नेचर की तरफ वापस आने की बात कही है, मतलब एक तरह से दिखा के वो मटेरियलिज्म वाली लाइफ को, ठीक है। फिर इसकी बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है जिसकी हम बात कर रहे हैं, रेक्ल्यूज, ठीक है, RECLUSE, रेक्ल्यूज। बहुत अच्छी पोएम है, काफी इंपॉर्टेंट है, 3 पार्ट्स में है, लेकिन ये इनकम्प्लीट है, मतलब इसके अंदर 3 पार्ट्स में इन्होंने पोएम को लिखना स्टार्ट किया। फर्स्ट पार्ट में साइंस, फिलोसफी वगैरह की बात की, ब्रूके के साथ ST कॉलरिज ने भी सपोर्ट किया, तो फर्स्ट पार्ट लेकिन अधूरा रह जाता है। फिर इसी पोएम का रेक्ल्यूज का ही एक पार्ट होता है एक्सकर्शन, एक्सर्शन, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन इधर उधर हो तो भाई प्लीज डोंट माइंड, ठीक है। तो इस पोएम के अंदर ये कंप्लीट पार्ट है, तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन काफी बार आता है, रेक्ल्यूज पोएम का कंप्लीट पार्ट कौन सा है, तो डेट इज एक्सर्शंस, इट्स द कंप्लीट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर पोएम। थर्ड पार्ट भी इनकम्प्लीट रह गया था, मतलब रेक्ल्यूज जो पोएम थी उसके 3 पार्ट्स थे, 2 पार्ट तो अनकम्प्लीट रह गए थे, लेकिन जो सेकंड पार्ट है एक्सर्शन वो कंप्लीट पार्ट था। तो ये क्वेश्चन काफी बार पूछा था, विच इज द कंप्लीट पार्ट ऑफ रेक्ल्यूज पोएम, तो यू जस्ट रिमेंबर दिस फैक्ट, ठीक है। ये मोनोलॉग टाइप था, जो एक्सर्शन था ये एक मोनोलॉग टाइप था, इसके अंदर 9 बुक थे, कितनी बुक थी, 9 बुक्स में जो है ये डिवाइडेड था, ध्यान रखना बस यही पॉइंट की 9 बुक में डिवाइडेड था। फिर रेक्ल्यूज जो है इसी को, मतलब इसी का प्रीफेस, इसी का एक प्रोलॉग लिखने के लिए, प्रोलॉग मतलब जो आगे होता है पोइट्री के, जो रेक्ल्यूज पोएम थी तो वर्ड्सवर्थ ने इसी का प्रोलॉग लिखने के लिए एक पोएम लिख डाली, दैट इज प्रील्यूड, इंपॉर्टेंट वन। प्रील्यूड इज अ अनफिनिश्ड पोएम, बहुत अच्छी पोएम है ये, वर्ड्सवर्थ की काफी बड़ी लॉन्गेस्ट पोएम में से मानी जाती है,
और इट्स अ ऑटोबायोग्राफिकल पोएम, जो वर्ड्सवर्थ की ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, डेट इज प्रील्यूज। ठीक है, ये ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, 14 बुक्स के अंदर है, 14 बुक्स के अंदर। और इसके अंदर उसने पोएट के माइंड, पोएट की माइंड की ग्रोथ को जो है बताया है कि पोएट का माइंड कैसे वर्क करता है, कैसे पोएट के माइंड की ग्रोथ होती है। तो ये चीजें वर्ड्सवर्थ ने यहाँ पर बताई हैं। किस पोएम के अंदर गाइस? दिस पर्टिकुलर पोएम के अंदर वर्ड्सवर्थ ने ये चीजें जो है बताई हैं। ठीक है, और इन्होंने फर्स्ट टाइम इसको जो है एक तरह से कंप्लीट कर दिया था 1799 में। फिर कहा नहीं, आई जस्ट वांट टू ऐड, मतलब फर्स्ट वर्जन निकाला, सेकंड वर्जन निकाला 1805 में, लेकिन ये पब्लिश नहीं हुई जैसे सोसाइटी के लिए पब्लिश होती है, इस तरीके से ये पब्लिश नहीं हुई। और ये इसमें लिखते रहते 14 बुक्स, और इनकी डेथ हो जाती है। तो पोस्ट ह्यूमसली पब्लिश हुई थी, मतलब इनकी डेथ के बाद इस पोएम को पब्लिश किया गया था 1850 के बाद। ध्यान रखना इस पॉइंट को आप। ठीक है, और इस पोएम में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का भी जिक्र किया गया। तो कई बार क्वेश्चन पूछा था, विच पोएम ऑफ द वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब अबाउट द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, तो दैट इज द पोएम प्रील्यूड में जो है डिस्क्राइब किया गया है पोएट के ग्रोथ के, और अनफिनिश्ड पोएम है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये इसकी मेजर पोएम है। फिर इन्होंने एक द कलेक्शन ऑफ लूसी पोएम्स लिखा था, जिसके अंदर 5 पोएम्स को बताया था। फिर इन्होंने एक सोनेट कलेक्शन लिखा था, जो काफी बार एग्जाम्स में पूछा गया, रिवर डडन सोनेट कलेक्शन, बहुत बार पूछा गया। रिवर डडन सोनेट कलेक्शन किसने लिखा था? वर्ड्सवर्थ ने। एक मिसेलेनियस भी लिखा था इसने, मिसेलेनियस सोनेट कलेक्शन भी वर्ड्सवर्थ ने लिखा था, बट ये रिवर डडन तो बहुत ज्यादा फेमस है। मिल्टन के ऊपर एक पोएम भी लिखी थी, टू मिल्टन, जो इन्होंने जॉन मिल्टन को डेडिकेट की थी पोएम। एपिग्राफ भी एक इनकी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फ्रेंच रिवोल्यूशन से काफी इंस्पायर्ड थे। तो ये काफी बार क्वेश्चन आता है, द रोमांटिक जो फ्रेंच रिवोल्यूशन से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे, तो द पोएट इज विलियम वर्ड्सवर्थ। तो विलियम वर्ड्सवर्थ फ्रेंच रिवोल्यूशन से बहुत ज्यादा क्या थे गाइस? इंस्पायर्ड था। तो आई थिंक नेट को छोड़ के बाकी आपका जो भी एग्जाम है, स्टेट है, किसी भी स्टेट का टेट है, या फिर सिंपल DSSB और KVS है, इनमें जो मैं इंग्लिश के लेक्चर्स करवा रही हूँ ये मोर देन सफिशिएंट है। नेट में तो बहुत ज़्यादा डीप हो जाती हैं चीज़ें, तो उसके लिए तो स्पेशल क्लासेस अलग लगानी पड़ेंगी, बट नेट के अलावा हर एग्जाम के लिए सफिशिएंट है, और नेट के लिए भी एक बेस आपका इनसे बन जाएगा। सो गाइज, होप सो यू लाइक माई वीडियोज, एंड इफ यू लाइक देन डोंट फॉरगेट टू गिव मी thumbs up, and if you watch first time my video then don't forget to subscribe for the new latest videos, and don't forget to press bell icon, क्योंकि आपको न्यू वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। आई एम फ्रॉम हरियाणा पानीपत। लिटरेचर स्पेशल क्लासेस आपको लगानी है, तो एट प्रेजेंट तो सब कुछ बंद चल रहा है, आपको पता है भाई, ड्यू टू कोरोना वायरस, लेकिन बाद में जैसे ही सब कुछ नेचुरल हो जाएगा, संडे 3 से 4 आवर की क्लास होती है। आप क्लास लगाना चाहें तो आप क्लास भी लगा सकते हैं, और आपको हैंडमेड स्टडी मटेरियल लेना है तो आप स्टडी मटेरियल भी ले सकते हैं। 107015467794। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, थैंक यू। Hey guys, welcome to my channel. I am your friend, your teacher निशा शर्मा। कैसे हैं आप सब लोग? I hope you guys are good. So guys, आज की जो वीडियो है रोमांटिक पोएट्स को आगे बढ़ाते हुए स्पेशल वीडियो है अबाउट PB Shelley. PB Shelley you all know well. If you are the real student of English literature, then you all know about that famous revolutionary poet that is PB Shelley. Percy Bysshe Shelley, complete name था Percy Bysshe Shelley. PB Shelley, and you know well after जो उनकी PB Shelley का लाइफ स्पेन भी इतना ही था, उनका 25 था तो इनका 29.5 था। तो 1792 बॉर्न ईयर है और 1822 डेथ ईयर है, मीन्स बहुत छोटा सा लाइफ स्पेन है इनका भी, 1792 1822। ठीक है, PB Shelley 1792 से लेकर 1822 तक इनका जो लाइफ स्पेन था। एंड यू नो वेल इन इंग्लिश लिटरेचर ही इज अ फेमस फॉर द रिवोल्यूशनरी वर्ड। तो माइंड में क्वेश्चन आता है, व्हाई इज अ रिवोल्यूशनरी, क्यों था ये क्रांतिकारी, क्या था ऐसा? तो वेरी फर्स्ट थिंग, PB Shelley बिलोंग्स टू अरिस्टोक्रेटिक फैमिली, मतलब ही इज फ्रॉम रिच फैमिली, नॉट एन अ पुअर बैकग्राउंड नहीं था PB Shelley का, अरिस्टोक्रेटिक फैमिली से था। सुसेक्स, SUSSEX, सुसेक्स इज अ प्लेस जहां से बिलोंग करते थे, तो अरिस्टोक्रेटिकल था। एंड वन थिंग, ही डजंट बिलीव इन गॉड। PB Shelley गॉड में बिलीव नहीं करते थे, कैथोलिज्म में बिलीव नहीं करते थे, ये बिलीव करते थे अपने आइडियाज के अंदर, अपनी इमेजिनेशंस के अंदर, ना ब्यूटी में बिलीव करते थे। थोड़े से डिफरेंट काइंड ऑफ पोएट थे PB Shelley। तो PB Shelley को रिवोल्यूशनरी पोएट क्यों कहा गया? बिकॉज ऑफ पोएम्स जो इन्होंने लिखी। एंड द मेजर थिंग, जब ये पढ़ रहे थे, ही एक्सपेल्ड फ्रॉम द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, इनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एक्सपेल्ड कर दिया गया था। यू नो व्हाई? इन्होंने एक वर्क लिखा था, द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म। द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म, एथिज्म होता है द पर्सन हु डजंट, एथिस्ट होते हैं ना जो गॉड में बिलीव नहीं करते। इन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए, सबसे पहला वर्क भी माना जाता है इनका फेमस, अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए इन्होंने एक पैम्फलेट सर्कुलेट करवा दी यूनिवर्सिटी में
कि गॉड नहीं है, कैथोलिज्म नहीं है, चर्चेज नहीं है, मतलब गॉड को क्रिटिसिज्म किया। अब गॉड को क्रिटिसिज्म किया तो इनको यूनिवर्सिटी से एक्सपेल्ड कर दिया गया, भाई तुम जा, मतलब भगवान को ही नहीं मानना तो तेरी कोई वैल्यू नहीं। तो ये भी ध्यान रखना है, क्वेश्चन कई बार आता है, हु एक्सपोल्ड फ्रॉम द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बिकॉज ऑफ एथिस्ट व्यूज। तो एथिस्ट व्यूज की वजह से पीबी शैली को यूनिवर्सिटी से एक्सपेल्ड कर दिया गया था, ध्यान रखना, बिकॉज ही सर्कुलेट द पैम्फलेट्स लाइक दैट। अब बात करते हैं कि कुछ पर्सनल लाइफ की यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले ही इलोप्ड विद मैरिड वुमेन, एक मैरिड वुमेन, द नेम ऑफ दैट वुमन इज हैरियट वेस्टब्रुक, नेम इज दैट हैरियट वेस्टब्रुक, HARRIET वेस्ट BROOK ब्रुक, हैरियट वेस्टब्रुक 16 ईयर ओनली लेडी थी और ही इलोप्ड विद दैट पर्टिकुलर लेडी, और ये इसके साथ भाग जाता है, लेकिन 3 ईयर का ही लाइफ स्पैन इसके साथ मतलब बिता पाता है। और जो हैरियट वेस्टब्रुक होती है इसको अपनी लिबर्टी बहुत पसंद होती है, शी फील्स दैट शी इज बाउंडेड विद पीबी शैलीज व्यूज, सो शी डजंट वांट टू लिव विद दैट पर्सन, तो ये इसके साथ बिल्कुल भी रहना पसंद नहीं करती, और फाइनली कहते हैं कि ये हैरियट वेस्टब्रुक की डेथ हो जाती है। 3 इयर्स का लाइफ ये इसके साथ स्पेंड करता है, देन ही केम बैक, और फिर ये वापस आता है, भाग भूग के चला गया, 3 साल स्पेंड करके वापस आता है। तो विलियम गॉडविन इज आल्सो द फेमस राइटर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। विलियम गॉडविन की डॉटर है मैरी गॉडविन, विलियम गॉडविन की डॉटर है मैरी गॉडविन, जो बाद में मैरी शैली कहलाई थी। मैरी शैली इज आल्सो पोएट, करेंगे इसको भी। तो विलियम गॉडविन की डॉटर है मैरी शैली, और बाद में इनकी शादी हो जाती है, मतलब ये शादी कर लेते हैं किसके साथ, मैरी शैली। तो वाई पूछा जाए तो आंसर मैरी शैली ही आएगा, ना कि हैरियट वेस्टब्रुक, ठीक है। तो ये था इसका कुछ पर्सनल लाइफ, और फाइनली इनकी जो डेथ हो जाती है इटली में, कहते हैं डूब जाते हैं किसी नदी में, लाइक कुछ ऐसा कहा जाता है। तो ड्रोनिंग में जो इनकी डेथ हुई थी कुछ, तो ये भी क्वेश्चन आप ध्यान रखना, इटली में किसकी, पीबी शैली की। नाउ कम टू द फेमस वर्क्स ऑफ पीबी शैली। पीबी शैली इज द मोस्ट वंडरफुल पोएट। तो फेमस वर्क की बात करते हैं तो सबसे पहला वर्क है नेसेसिटी ऑफ एथिज्म, जो अभी हमने डिस्कस किया है, नेसेसिटी ऑफ एथिज्म, मतलब यही धर्म की क्या जरूरत है। तो ये फेमस है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एक्सपेल्ड कर दिया गया था बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्क। इन दिस पर्टिकुलर वर्क ही गेव द व्यूज अबाउट द अननेसेसिटी ऑफ गॉड, कि गॉड की इंपॉर्टेंस नहीं है। नेक्स्ट वर्क है ए एड्रेस टू द आयरिश पीपल, ए एड्रेस टू आयरिश पीपल। इसके अंदर भी सेम यही इशू उठाया है इसने, मतलब आयरिश कैथोलिज्म के ऊपर इन्होंने वर्क किया है, और इन्होंने उस टाइम क्या था, आयरलैंड को इंग्लैंड के अंदर मर्ज कर लिया गया था, और एक तरफ तो कैथोलिज्म था, एक तरफ पार्लियामेंट बनने का था। तो ये आयरिश पीपल को इंस्पायर कर रहे थे कि डोंट गो विद द कैथोलिज्म, कि तुम धर्म के चमचे मत बनो, तुम अपना मतलब अगेंस्ट खड़े हो, अपने रूल्स बनाओ। तो इन्होंने मतलब इसके अंदर इक्वेलिटी के लिए फाइट करने के लिए इस पोएम को लिखा था, कि जो पार्लियामेंट है कि यू आर इक्वल, आयरिश पीपल यू आर इक्वल लाइक द इंग्लैंड पीपल, सो डोंट बी लाइक देम, कि तुम कैथोलिज्म को अपना लो, उनके अंडर में हो जाओ। तो मतलब ये सिचुएशन थी कि आयरलैंड को इंग्लैंड में मर्ज किया जा रहा था, तो इसने बहुत ज्यादा इंस्पायर किया था पब्लिक को, इक्वेलिटी के ऊपर जो है इंस्पायर किया था पब्लिक को, ध्यान रखना। नेक्स्ट है एलास्टर, द नेक्स्ट वर्क इज एलास्टर। एलास्टर का सबटाइटल है, इट्स मोस्ट इंपोर्टेंट, स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड। एलास्टर सबटाइटल इज स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड, ये सबटाइटल है, ये डेडिकेटेड था थॉमस लव पिकॉक। ये जो वर्क इन्होंने डेडिकेट किया था थॉमस लव पिकॉक को, जो इन्होंने डेडिकेट किया था। इसके अंदर कोई ऐसी रोमांटिक सी टाइप की स्टोरी है, और ये क्विस्ट नैरेटिव है। क्विस्ट नैरेटिव आई थिंक ऑलरेडी मैंने आपको बताया था, जिसमें कोई जर्नी होती है, तो जर्नी काइंड ऑफ जो वर्क होता है उसको बोलते हैं क्विस्ट नैरेटिव। दांते डिवाइन कॉमेडी मैंने आपको पढ़ाया था, दांते का डिवाइन कॉमेडी, तो मैंने आपको उसमें बताया था क्विस्ट नैरेटिव है दांते डिवाइन कॉमेडी। तो इसमें कोई यात्रा दी होती है, उसको बोलते हैं क्विस्ट नैरेटिव। तो एलास्टर में आपको इसका सब टाइटल बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है, स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड। नेक्स्ट है हाइम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी। हाइम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी, हिम्स होते हैं ना, जैसे श्लोक, मंत्र, सुक्तियां, इंटेलेक्चुअल ब्यूटी। अब जैसे जॉन कीट्स एंड वर्ड्सवर्थ ऑल थिंग्स ब्यूटी एंड नेचर अबाउट, बट पीबी शैली ऑलवेज सेड इमेजिनेशन। ये कहते हैं ब्यूटी इज नॉट स्वीट, ब्यूटी इज नॉट सो बेटर दैट इमेजिनेशन। तो इसके अंदर, इस वर्क के अंदर इन्होंने ब्यूटी को ही, मतलब इसमें इन्होंने बोला है ब्यूटी इज नॉट द सोर्स ऑफ नेचर बट इमेजिनेशन, ब्यूटी इज नॉट द सोर्स ऑफ नेचर बट इमेजिनेशन इज द सोर्स ऑफ नेचर। नेक्स्ट द फेमस वर्क इज क्वीन। सो जो ये पर्टिकुलर वर्क है हाइम्स ऑफ इंटेलेक्चुअल ब्यूटी,
तो पीबी शैली ने ये बताया कि ब्यूटी इज नॉट द सोर्स ऑफ लिटरेचर बट इमेजिनेशन इज अ सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, मतलब ही बिलीव्स इन इमेजिनेशन नॉट इन ब्यूटी। ठीक है, जो नेक्स्ट वर्क है पीबी शैली का, क्वीन मैप, फेरी टेल लाइक स्टोरी है क्वीन मैप, जस्ट रिमेंबर द टाइटल, नथिंग इज इंपॉर्टेंट, क्वीन मैप। नेक्स्ट है ओड टू वेस्ट विंड, आई थिंक इज द मोस्ट फेमस ओड बाय पीबी शैली। पीबी शैली का सबसे इंपॉर्टेंट ओड है ओड टू वेस्ट विंड। ओड टू वेस्ट विंड 5 सेक्शंस के अंदर है, जस्ट रिमेंबर ओड टू वेस्ट विंड 5 सेक्शंस के अंदर है। 1819 ईयर याद रखना कि फेमस, जो देखो वैसे लिटरेचर में इतने सारे ईयर हम कितना याद करेंगे, लेकिन जो फेमस वर्क्स होते हैं आप उनका ईयर पक्का याद रखिए। 1819 में लिखी हुई पब्लिश हुई पोएम है Ode to the West Wind, and you know well about the famous lines, if spring comes, if winters come, spring be far behind। ये लाइन तो बहुत बार एस्टेट के एग्जाम में भी पूछी जा चुकी है। If winter comes, spring be far behind। 5 सेक्शंस के अंदर ये पोएम है, 1819 में लिखी थी, बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है Ode to West Wind, आपको याद रखना। नेक्स्ट है ओडिमिडियास। ओडिमिडियास इज अ काइंड ऑफ ओडी, ये किंग था, जैसे ग्रीक मिथ्स के ऊपर है, स्टैचू है। ओडिमिडियास ने अपना एक स्टैचू बना रखा है, तो ये 1200 बीसी के आसपास की किंग की स्टोरी है। सोनेट है, ये एक तरह से सोनेट है। ठीक है, सोनेट यू नो ऑल 14 लाइन की जो पोएम होती है वो सोनेट है। सोनेट की हिस्ट्री बिल्कुल मैंने डिटेल से समझा रखी, कहाँ से आए पैटर्न, ये वो सब कुछ सोनेट के ऊपर एक डिटेल वीडियो बना रखी है, इंग्लिश लिटरेचर की प्लेलिस्ट में जाकर आप विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट है ओड टू स्काईलार्क। ओड टू स्काईलार्क पब्लिशिंग ईयर है 1820। ओड टू स्काईलार्क से थॉमस हार्डी, यू नो ग्रेट विक्टोरियन नॉवेलिस्ट थॉमस हार्डी, जूड द ऑब्स्क्योर। तो थॉमस हार्डी जो है काफी ज्यादा इनसे इन्फ्लुएंस हुए थे और इन्होंने पोएम लिखी थी शैली स्काईलार्क। तो ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि शैली स्काईलार्क रिटन बाय, तो ये मत सोचना पीबी शैली ने लिखी थी, शैली स्काईलार्क लिखी थी थॉमस हार्डी ने, बिकॉज थॉमस हार्डी ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय ओड टू स्काईलार्क। एंड यू नो व्हाट इज स्काईलार्क? स्काईलार्क इज अ बर्ड, पक्षी है, और ये क्वेश्चन भी डीटी प्रेस में पूछा गया था। मैच जैसे मैच नहीं करवा लेते हैं, तो स्काईलार्क जो बर्ड है वो मैच किया गया था पीबी शैली से, जैसे कि कुकू नाइटिंगेल को मैच किया गया था जॉन कीट्स से, सेम उसी फॉर्म में स्काईलार्क है, बर्ड है, पीबी शैली से रिलेटेड है, जस्ट आपको याद रखना। इसके अंदर फेमस लाइन है, आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल्स अस सैडनेस सॉन्ग। Our sweetest songs are those that tells us sadness song। तो ये फेमस लाइन है किसकी? Ode to Skylark। And the most important work, Defense of Poetry। Defense of Poetry क्रिटिकल वर्क है पीबी शैली का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Defense of Poetry 1821। Defense of Poetry इन्होंने रिप्लाई किया था जो लव पिकॉक थे, थॉमस लव पिकॉक, उनकी जो वर्क था क्रिटिकल वर्क 4 एज ऑफ पोएट्री। थॉमस लव पिकॉक ने पोएट्स को मतलब सही बोला था। इसने जो ये पोएट के बारे में लाइन बोली थी, द पोएट इज द एक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर ऑफ द वर्ड। ध्यान रखना ये लाइन, द पोएट इज एक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर ऑफ द वर्ड। तो ये जो फेमस लाइन है ये पीबी शैली की है, पोएट इज एक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर ऑफ द वर्ड। तो ये वर्ल्ड के मतलब एक्नॉलेज लेजिस्लेटर हैं पोएट्स, तो ये लाइन पीबी शैली ने बोली थी, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन देखो कैसे कैसे आ सकता है कि डिफेंस ऑफ पोएट्री जो है रिप्लाई था किसका? 4 एज ऑफ पोएट्री का। 4 ऑफ एज इज पोएट्री रिटन बाय पिकॉक और डिफेंस इज पोएट्री रिटन बाय पीबी शैली एंड द पोएट इज एक्नॉलेज्ड ऑफ लेजिस्लेटर ऑफ द वर्ड। ये लाइन तो बहुत बार पूछी जाती है, तो ये लाइन किसकी है भाई? डिफेंस ऑफ पोएट्री की। नेक्स्ट है द मोस्ट इंपॉर्टेंट अडोनियास। बहुत अच्छे से याद रख लेना, ये एलेजी है। एलेजी यू नो वेल, किसी की डेथ के ऊपर जो सॉन्ग गाया जाता है लेमेंटेशन सॉन्ग, दैट इज कॉल्ड एलेजी। तो अडोनियास एक एलेजी है और ये किसके ऊपर है भाई? जॉन कीट्स के ऊपर। जॉन कीट्स की डेथ हो गई थी, तो जॉन कीट्स की डेथ के लिए इन्होंने एलेजी लिखी थी ओडिनियास। तो ये जॉन कीट्स की डेथ के ऊपर है और इन्होंने जॉन कीट्स को बहुत अच्छा पोएट जो है बताया है और डिफेंस भी किया है जॉन कीट्स को इन्होंने सॉरी एंड एज वेल म्यूज को बुलाया है कि जॉन कीट्स के लिए तुम ब्लूम करो, लेकिन बाद में इसको लगता है नहीं जॉन कीट्स की तो सोल बहुत अच्छी है, तो उसके ऊपर आपको किसी भी टाइप से कुछ भी मतलब वो नहीं करना, ठीक है ना। प्लेटो भी इवन काफी जगह इंस्पायर्ड थे प्लेटो की साइकोलॉजी वगैरह से भी। तो इन्होंने ग्रोइंग स्टार बोला है जॉन कीट्स को, तो ध्यान रखना ये एलर्जी बहुत बार पूछ जाती है। फिर वर्क है इनका रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम। रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम ध्यान से रखना, इसके टाइटल में लिख रहा है इस्लाम, बट यहाँ इस्लाम से रिलेशन कुछ भी नहीं है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के ऊपर है, रियल कैरेक्टर्स लिए गए हैं।
तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के 2 रियल कैरेक्टर्स हैं, उनके ऊपर ये पोएट्री लिखी गई है, रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम। सेंसी ड्रामा है इनका, याद रखना। क्यों? ये क्वेश्चन गांठ बांध लो, बहुत बहुत एग्जाम में आया हुआ है, क्योंकि हमें लगता है कि पीबी शैली तो एक बहुत फेमस पोएट थे, तो ये क्वेश्चन पूछा था सेंसी ड्रामा रिटन बाय क्लोजेस्ट ड्रामा। क्लोजेस्ट ड्रामा मतलब जिसको स्टेज पे परफॉर्म नहीं किया जाता, तो ये सेंसी जो है ड्रामा है पीबी शैली के द्वारा 5 एक्ट में जो है ये हुआ था, और इसमें सेक्सुअल जो थीम को बहुत ज्यादा फेम में दिखा रखा था, फैमिली रिलेशंस में सेक्सुअल थीम को दिखा रखा था, तो इस ड्रामा को बैन भी कर दिया गया था। इटालियन फैमिली की जो है ये स्टोरी है। तो और इसके अलावा लॉर्ड बायरन, कुछ 1-2 कोटेशन है, मैं पीबी शैली के बारे में पढ़ देती हूँ सिंपल जस्ट। लॉर्ड जो बायरन है, वैसे तो पीबी शैली मैंने बहुत बड़ा लिखा हुआ है, ये मैंने अपने नोट्स बनाए हुए, नेट लेवल के नोट्स हैं, बट आपको DD+ भी है, KBS है, कोई भी एग्जाम है इनफ है ये, और हरियाणा स्क्रीनिंग है। तो बायरन ने क्या बोला था, द मोस्ट जेंटल, मोस्ट एमिएबल और लिस्ट माइंडेड आई हैव एवर मेट इन द वर्ल्ड। ये कोटेशन लॉर्ड बायरन ने कही थी, किसके लिए कही थी? पीबी शैली के लिए कही थी। मोस्ट जेंटल, मोस्ट एमिएबल, मोस्ट लिस्ट माइंडेड आई हैव एवर मेट इन द वर्ल्ड। तो ये कोटेशन भी आप याद रख लेना। इसके अलावा कार्ल मार्क्स, लियो टॉल्स्टॉय, महात्मा गांधी, ये सब इंस्पायर्ड थे भाई। तो अगेन आई रिपीटेड द वर्ड्स, नेम, नेसेसिटी ऑफ एथिज्म, एड्रेस टू द आयरिश पोएट, क्वीन मैब, एलास्टर, हाइम्स ऑफ इंटेलेक्चुअल ब्यूटी, रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम, सेंसी, फेमस वर्क द मास्क्यू ऑफ अनार्की, मैंने नहीं लिखा है बट नॉट इम्पोर्टेंट, ओड टू द वेस्ट विंड, ओडिम इंडियाज, ठीक है, ओड टू द स्काईलार्क, डिफेंस ऑफ पोइट्री, फेमस याद रख लेना, और लाइन याद रखना, पोएट आर अक्नॉलेज लेजिस्लेटर ऑफ द वर्ल्ड, एडोनियास, लिस्ट इम्परफेक्ट वर्क, हाँ एडोनियास के बारे में ये लाइन याद रख लेना। पीबी शैली ने कहा था लिस्ट इम्परफेक्ट वर्क, कि मुझे लगता है कि मेरा सबसे इम्परफेक्ट वर्क है, तो ये भी पॉइंट याद रख लेना कि एडोनियास वर्क के बारे में इन्होंने ये बात जो है कही थी। ट्रिम्प ऑफ लाइफ अनफिनिश्ड वर्क था, ट्रिम्प ऑफ लाइफ नो नीड, ये इंस्पायर था दांते की डिवाइन कॉमेडी से। हेलास, HELLAS, लिरिकल ड्रामा भी लिखा है इन्होंने, हेलास एक लिरिकल ड्रामा भी लिखा है, किसने भाई? पीबी शैली ने। सो गाइस इट्स ऑल अबाउट पीबी शैली। आई होप मैंने अपनी तरफ से बस आपको पीबी शैली को देने का कोशिश किया। इफ यू लाइक देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, और यदि चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर ले, ऐसे ही नई वीडियोस मिलती रहेंगी। इंग्लिश लिटरेचर की प्लेलिस्ट को विजिट कर लो, उसमें ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस हैं। आज संडे स्पेशल मेरे यहाँ क्लास भी होती है। स्टडी मटेरियल ऐसे मैंने रजिस्टर 7-8 बना रखे हैं UGC नेट के लिए। किसी को स्टडी मटेरियल चाहिए किसी भी एग्जाम का तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो 7015467794। बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्ट विद मी, बाय बाय। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम योर फ्रेंड योर टीचर निशा शर्मा। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू गाइज आर गुड। सो गाइज आज की जो वीडियो है ये स्पेशल डेडिकेटेड है इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो DD+ भी एग्जाम है, KVS एग्जाम है, हरियाणा स्टेट एग्जाम है, UGC नेट एग्जाम है, सब में इक्वल इंपॉर्टेंस रखेगी। किसी भी स्टेट का टीचिंग का एग्जाम है, टीचर से रिलेटेड सबके लिए। सो आज का जो अपना राइटर है मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर ऑफ रोमांटिक एरा ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जो कि मैं बेसिकली लास्ट कुछ वीक से रोमांटिक एरा की वीडियोज आपको डाल रही हूँ, तो इसलिए पहले रोमांटिक एरा से रिलेटेड जितने भी मेजर पोएट्स हैं उनको ही खत्म करके कुछ और करेंगे। तो रोमांटिक एरा से रिलेटेड मेजर पोएट है S.T. कॉलरिज। द कंप्लीट नेम इज सैमुअल टेलर कॉलरिज। तो पूरा नाम कई बार पूछ लिया जाता है, तो यू जस्ट रिमेंबर द कंप्लीट नेम, दैट इज सैमुअल टेलर कॉलरिज, या यू कैन से S.T. कॉलरिज। अब S.T. कॉलरिज को हम लेक पोएट बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, लेक पोएट। वाई ही इज अ लेक पोएट? He was lake poet because 3 poets were there. One is Wordsworth, second is Robert Southey and third is Coleridge. तो पहला क्वेश्चन तो आपको यही याद रखना है कि लेक पोएट कौन कौन से थे। तो विलियम वर्ड्सवर्थ, S.T. कॉलरिज, रॉबर्ट साउदी, ठीक है, ये तीनों के तीनों कौन थे गाइस? लेक पोएट्स के रूप में ये तीनों के तीनों जाने जाते हैं, लेक पोएट्स के रूप में तीनों, क्योंकि ये लेक डिस्ट्रिक्ट एरिया में रहते थे, दैट्स व्हाई दे आर द लेक पोएट्स। तो डोंट बी कंफ्यूज व्हाई दे आर लेक पोएट्स। अब इनका जो लाइफ स्पेन था 1772 टू 1834, 1772 से लेकर 1834 तक इनका लाइफ स्पेन था। अब जब हम बात करते हैं S.T. कॉलरिज की, तो S.T. कॉलरिज वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग्स, इनको पढ़ना बहुत पसंद था। स्पेशली कैन यू इमेजिन, कहा जाता है कि जब ये 5 ईयर्स के थे, ओनली 5 ईयर के, तो इन्होंने बाइबल को पढ़ दिया था। मतलब इट्स सो अमेजिंग फैक्ट
कि 5 ईयर की एज में इन्होंने बाइबल को रीड करना स्टार्ट कर दिया था। तो इतना फाउंड ऑफ थे ये रीडिंग के लिए। और एवरी नाइट कहते हैं सोने से पहले अरेबियन नाइट्स से रिलेटेड, आपको पता है अरेबियन नाइट्स जिसके ऊपर एक बहुत हिंदी का बहुत फेमस सीरियल जिसका म्यूजिक मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है हमारे जमाने का, डेट इज अलिफ लैला। तो अलिफ लैला जो सीरियल है वो अरेबियन नाइट्स के ऊपर ही बना हुआ। तो अरेबियन नाइट्स को पढ़ते थे डेली एसटी कॉलेज रात को, ऐसा कहा जाता है। इन्होंने रॉयल ड्रैगन नाम से, ध्यान रखना रॉयल ड्रैगन, ये क्वेश्चन भी एक एग्जाम में पूछा था शायद स्टेट के एग्जाम में, रॉयल ड्रैगन। इन्होंने रॉयल ड्रैगन के नाम से आर्मी ज्वाइन की थी, जो ब्रिटिश आर्मी था उसका नाम था रॉयल ड्रैगन। तो रॉयल ड्रैगन के नाम से इन्होंने आर्मी को भी ज्वाइन किया था। और फिर ये कहा जाता है ये ओपीएम ईटर बन जाते हैं, मतलब अफीम खाने लग जाते हैं और इनको एक बीमारी हो जाती है और उस बीमारी का नाम दिया था सेज ऑफ हाईगेट। ये क्वेश्चन बहुत बार नेट एग्जाम्स में पूछा गया है, सेज ऑफ हाईगेट। कहते हैं इसकी वजह से इन्होंने अपनी लाइफ को एंड कर लिया था 1834 में। तो ये क्वेश्चन काफी बार आता, सेज ऑफ हाईगेट रिलेटेड टू, तो रिलेटेड टू यू जस्ट रिमेंबर रिलेटेड टू एस्ट्री कॉलरिज। किससे रिलेट करती है गई गाइज, ये एस्ट्री कॉलरिज से रिलेटेड करती है। एस्ट्री कॉलरिज के बेस्ट फ्रेंड थे वर्ड्सवर्थ और रॉबर्ट साउदी, इनके साथ इनकी काफी अच्छी दोस्ती थी, तीनों की ही काफी अच्छी दोस्ती थी। अब रॉबर्ट साउथी के साथ इनका जो लाइफ का एम था, जब पोइट्री लिखना स्टार्ट किया उससे पहले, ये एक यूटोपियन सोसाइटी को एस्टेब्लिश करना चाहते थे। यू नो व्हाट इज यूटोपियन? यूटोपियन सोसाइटी होता है जहां सब कुछ बहुत अच्छा हो, जहां इक्वलिटी है, जहां लव है, जहां फ्रीडम है, जहां लोगों को एक दूसरे की केयर है, तो वो चीज कहलाती है यूटोपियन सोसाइटी। तो रॉबर्ट साउदी के साथ मिलकर अमेरिका के आसपास एक पेंटी सक्रोसी, ये याद रख लेना, क्वेश्चन DT प्लस में पूछा गया था, PANTYSORSOCROSY, पेंटी सक्रोसी ये नाम है यूरोपियन सोसाइटी का, जिसको ये अमेरिका के पास एस्टेब्लिश करना चाहते थे रॉबर्ट साउदी के साथ मिलके। बट इनका ये प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाया, ये एक ऐसी सोसाइटी को एस्टेब्लिश नहीं कर पाए और फिर ये मिल जाते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ से और विलियम वर्ड्सवर्थ इनके बहुत अच्छे मित्र बन जाते हैं, फ्रेंड बन जाते हैं और दोनों ने राइटिंग करियर को स्टार्ट किया था। यू नो ऑल लिरिकल बैलेड्स, दोनों का कोलैबोरेटेड को जो है कलेक्शन है, करेंगे डिस्कस पोइट्री सेक्शन में। ये तो कुछ पॉइंट थे एसटी कॉलरिज की बायोग्राफी से रिलेटेड जो आपको इंपॉर्टेंट रूप से याद रखने हैं, खास ज्यादा नहीं। ये सेज ऑफ हाई गेट वाला, यूरोपियन सोसाइटी, अरेबियन नाइट्स वाला पॉइंट जो है आप याद कर लेना, ठीक है। अब बात आती है, इन्होंने सबसे पहले एक पेपर लिखा था जिसका नाम था फ्रेंड। सबसे पहले इन्होंने एक पेपर लिखा था, द नेम ऑफ दैट पेपर इज फ्रेंड, जो ट्रुथ और लिबर्टी पे बेस्ड था। किस पर बेस्ड था? ट्रुथ एवं लिबर्टी के ऊपर जो बेस्ड था। तो सबसे पहले जब इन्होंने राइटिंग करियर की स्टार्टिंग की तो सबसे पहले इन्होंने एक पेपर लिखा था, द नेम ऑफ दैट पेपर इज फ्रेंड, ओके। आफ्टर दैट जस्ट गो विद द प्रोज वर्क। फिर एसटी कॉलेज ने प्रोज वर्क स्टार्ट किया। यू नो प्रोज पोइट्री डिफरेंस पता होगा सबको, जो एसे टाइप होते हैं, जो नॉवेल्स टाइप होते हैं, बट यहाँ नॉवेल्स का कोई जिक्र नहीं है, जो एसे वाली फॉर्मेट में होते हैं, पैम्फलेट वाली फॉर्मेट में होते हैं, वो प्रोज वर्क कहलाते हैं। फिर उन्होंने प्रोज वर्क को लिखना स्टार्ट किया एंड द वेरी मोस्ट फेमस क्रिटिकल वर्क जो एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है, दैट इज बायोग्राफिया लिटरेरिया। तो बायोग्राफिया लिटरेरिया इसका जो है प्रोज वर्क था, जो इसकी 3 पार्ट्स में, इसने मेजर रूप से 3 पार्ट्स में पॉइंट्स को डिस्कस किया था। पहले पार्ट में इसने अपनी फ्रेंडशिप है जो वर्ड्सवर्थ और साउदी के साथ, उसको डिस्क्राइब किया था। सेकंड पार्ट में जो प्रीफेस है लिरिकल बैलेड का, जो वर्ड्सवर्थ ने पहले इन्होंने कोलैबोरेटेड लिखा था, बाद में वर्ड्सवर्थ ने जब खुद से 1802 वाला जब एड ऑन किया था तो उसके ऊपर इन्होंने कुछ क्रिटिकल कमेंट दिए थे, कुछ अटैक किए थे, तो वो क्रिटिकल कमेंट्स इन्होंने बायोग्राफी लिटरेरिया के अंदर इन्वॉल्व किए हैं। और थर्ड पार्ट के अंदर दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इमेजिनेशंस एंड फैंसी बोथ आर द डिफरेंट थिंग। इसने कहा था कि कल्पनाएं और फैंसी भी तो कल्पना होता है, इमेजिनेशन भी तो कल्पना होता है, बट इसने कहा था दोनों अलग चीज होते हैं। इमेजिनेशंस रिलेटेड टू फीलिंग्स, जो हम इमेजिनेशंस करते हैं वो हमारी फीलिंग्स से रिलेटेड होते हैं, बट फैंसी इज नॉट रिलेटेड टू फीलिंग्स, फैंसीज फीलिंग्स से रिलेटेड नहीं होती। तो इन्होंने इस चीज का डिफरेंस जो है क्लियर किया था। तो जस्ट रिमेंबर दीज 3 पॉइंट्स, डोंट बी सो मच, डोंट गो फॉर लॉन्ग डिटेल, तो इतना ध्यान रख लेना, ठीक है। अब इन्होंने 2-3 प्रोज वर्क और लिखे थे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेक्चर एंड नोट ऑन शेक्सपियर, इस इंपॉर्टेंट वन पूछा गया था ये KVS के एग्जाम में, लेक्चर एंड नोट ऑन शेक्सपियर। तो शेक्सपियर के ऊपर लेक्चर और नोट ये इन्होंने लिखा था एसटी कॉलरिज ने। फिर एड्स टू रिफ्लेक्शंस एंड लेटर्स एंड टेबल टॉक, ठीक है। लेटर्स एंड टेबल टॉक इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। इसके अंदर इन्होंने इंडियन राइटिंग, जर्मन फिलोसफीज, इन सब के ऊपर डिस्कशन जो है किया था।
तो प्रोज वर्क को बहुत डीप जाने की जरूरत नहीं, यू नो एसटी कॉलेज इज फेमस फॉर पोइट्री। तो प्रोज वर्क में यू जस्ट रिमेंबर द फ्रेंड, बायोग्राफी लिटरेरिया एंड लेक्चर एंड नोट्स ऑन शेक्सपियर, एड्स एंड रिफ्लेक्शंस, लेक्चर एंड टेबल टॉक जर्मन फिलोसफी के ऊपर, ठीक है। तो ये सब कुछ इसने लिखा था किसके अंदर, प्रोज वर्क है। नाउ लेट्स गो विद द पोइट्री वर्क्स। सो पोइट्री सेक्शन की बात करते हैं हम। तो पोइट्री सेक्शन में द वेरी फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एवरीबडी नोज अबाउट, दैट इज लिरिकल बैलेड। लिरिकल बैलेड इज अ कोलैबोरेटेड वर्क विद विलियम वर्ड्सवर्थ। तो सबको पता है जो रोमांटिक एरा है, रोमांटिक एरा की जो ओपनिंग मानी जाती है वो लिरिकल बैलेड से ही मानी जाती है 1798 के अंदर, 1798 1798। तो लिरिकल बैलेड में जो है 23 पोएम्स थी टोटल, यू जस्ट रिमेंबर। जो लिरिकल बैलेड है उसके अंदर 23 पोएम्स थी, जिसमें 4 पोएम एस.टी. कॉलरेज से रिलेटेड थी और 19 पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ, मीन्स 19 पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी और 4 पोएम्स एस.टी. कॉलरेज ने लिखी थी। एंड द वेरी फर्स्ट पोएम ऑफ दिस लिरिकल बैलेड, वर्ड्सवर्थ में भी कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं कि वर्ड्सवर्थ का बड़ा वर्क था तो पहली पोएम भी वर्ड्सवर्थ ने लिखी होगी, बट गाइज जस्ट रिमेंबर दिस फैक्ट, इसकी जो पहली पोएम है वो विलियम वर्ड्सवर्थ ने नहीं लिखी बल्कि एस.टी. कॉलरेज ने लिखी थी। एंड द नेम ऑफ पोएम इज एवरीबॉडीज मोस्ट फेमस वर्क ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ, दैट इज एस.टी. कॉलरेज, दैट इज राइम ऑफ एंशिएंट मर्नियर। तो इट्स अ इंपॉर्टेंट वन। और लास्ट पोएम जो लिरिकल बैलेड की थी दैट इज टिंटर्न एब्बे। तो ये क्वेश्चन जनरल याद रखना, वैसे वर्ड्सवर्थ में करवाऊंगी डिटेल से। टिंटर्न एब्बे जिसमें विजिट वगैरह सारा डिटेल है, बट आपको ध्यान रखना है कि लास्ट पोएम है टिंटर्न एब्बे और फर्स्ट पोएम है राइम ऑफ एंशिएंट मर्नियर। तो लिरिकल बैलेड में कोलैबोरेशन काफी इंपॉर्टेंट है एस.टी. कॉलरेज का। सेकंड है फ्रोस्ट एट मिडनाइट। सेकंड जो इनकी पोएम है फ्रोस्ट एट मिडनाइट 1798, अगेन फ्रोस्ट एट मिडनाइट। फ्रोस्ट एट मिडनाइट है, इसमें जो एस.टी. कॉलरेज हैं उन्होंने अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज को शो किया है, अपनी चाइल्डहुड एज वेल एज अपने बच्चे को भी शो किया है क्रेडल में झूलते हुए, मतलब इस टाइप का एक कहते हैं ना मेमोरीज इन द रिकॉलिंग टाइप जो है ब्लैंक वर्स के अंदर लिखी हुई ये पोएम है। तो काफी इंपॉर्टेंटली ये पोएम भी पूछी जाती है एग्जाम में काफी बार, ठीक है। नेक्स्ट है नाइटिंगेल, ए कन्वर्सेशन पोएम। ध्यान रखना इट्स नॉट ओड टू नाइटिंगेल, नॉट द पोएम ऑफ जॉन किट्स, इज द ओनली नाइटिंगेल, ए कन्वर्सेशन पोएम, ठीक है। ये कन्वर्सेशनल पोएम है और इसका जो टाइटल है नाइटिंगेल ए कन्वर्सेशनल पोएट, और इसकी कुछ लाइन्स हैं वो इंस्पायर्ड हैं जॉन मिल्टन का इल पेंसेरो, इल एलेग्रो और इल पेंसेरो, जो जॉन मिल्टन के 2 हैप्पी वर्क और सैड वर्क जो हैं उनसे इंस्पायर्ड हैं। तो जॉन पेंसेरो जो पैसिव वर्क है जॉन मिल्टन का, तो जॉन मिल्टन के वर्क से इंस्पायर्ड है पोएम नाइटिंगेल। तो आप समझ रहे हो ना, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट मैं आपको करवा रही हूँ। क्वेश्चंस फॉर्म में क्वेश्चंस आ जाएगा, विच ऑफ द पोएम ऑफ एस.टी. कॉलरेज रिलेटेड टू विलियम जॉन मिल्टन। तो यू जस्ट रिमेंबर दिस, हु इज द फर्स्ट पोएम ऑफ लिरिकल बैलेड, विच इज द फर्स्ट पोएम ऑफ लिरिकल बैलेड, विच इज द लास्ट पोएम ऑफ लिरिकल बैलेड, हाउ मेनी पोएम्स कंटेन्ड टोटल इन लिरिकल बैलेड्स, ठीक है ना। Next, a rhyme of ancient Marnier. Everybody knows about the most famous poem of S.T. Coleridge 1798 में, और इसके अंदर जो स्टोरी है आई थिंक बहुत लोगों ने पढ़ रखी होगी, इज द स्टोरी अबाउट द एलाबेस्टर बर्ड है, एक पक्षी है, द नेम ऑफ डेट बर्ड इज एलाबेस्टर। तो ये क्वेश्चन याद रख लेना, एसटेट के एग्जाम में पूछा गया था एक बार। एलाबेस्टर बर्ड जो है रिलेट करता है किससे, एस.टी. कॉलरेज से। जैसे कुकूज नाइटिंगेल रिलेट करती है, पी.बी. शैली से रिलेट करती है, लाइक दैट। जैसे स्काई लार्क है पी.बी. शैली से रिलेट करता है, नाइटिंगेल है जॉन कीट्स से रिलेट करता है। तो इसी तरीके से एलाबेस्टर जो बर्ड है वो एस.टी. कॉलरेज से रिलेट करता है। ये 7 पार्ट्स के अंदर पोएम है, ये पोएम है 7 पार्ट्स के अंदर, और ये काइंड ऑफ वॉजर है, एक जर्नी है जो जेम्स कुक से इंस्पायर्ड है। तो ध्यान रखना, इंस्पायर्ड बाय जेम्स कुक से जो है ये इंस्पायर्ड है। इसके अंदर एस.टी. कॉलरेज ने एक मैसेज कन्वे किया है, द पीपल ऑलवेज रेस्पेक्ट द टाइनी थिंग्स। जो छोटी छोटी चीजें होती है, इवन जो बर्ड हैं, पक्षी हैं, वट एवर वो कुछ भी हैं, लोगों को क्या करना चाहिए भाई, उनका रेस्पेक्ट करना चाहिए बहुत ज्यादा। जैसे कि जो सेलर हैं उन्होंने एलाबेस्टर को रेस्पेक्ट नहीं किया तो फाइनली उनको कितना प्रॉब्लम्स हुआ, उनका जो शिप है वो रेक्ट नहीं होता, किसी ऐसी जगह पे चला जाता जहां से वो मूव ही नहीं हो पाता और वो सारे मर जाते हैं थ्रस्ट के मारे। तो ये क्वेश्चन भी आ गया था कि जो एस.टी. कॉलरेज का जो राइम ऑफ एंशिएंट मर्नियर है उसमें जो वो डेथ होती है वो किस वजह से होती है, थ्रस्ट की वजह से। क्यों? क्योंकि उनका शिप, अब लोगों को लगेगा यार समुद्र में क्या पानी नहीं होगा, लेकिन उनका शिप ऐसे फंस जाता है, मूव ही नहीं हो पाता, तो उनको वाटर नहीं मिल पाता, थ्रस्ट की वजह से उनकी जो है डेथ हो जाती है। तो मेन आप ये पक्षी वाला पॉइंट याद रखना, बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और कितने पार्ट्स में था, 7 पार्ट में था, और इंस्पायर्ड था किससे, जेम्स क्रुक से, ठीक है। नेक्स्ट जो पोएम थी डेट इज क्रिस्टाबेल, ये एक फ्रेगमेंट है। यू नो व्हाट इज फ्रेगमेंट? फ्रेगमेंट होता है विच इज अनकम्प्लीट, अनफिनिश्ड जो वर्क होता है
उसको हम फ्रेगमेंट बोलते हैं। फ्रेगमेंट मतलब इस टाइप से होता है, जैसे आप कोई वर्क लिखा, उसके लास्ट में कुछ जोड़ दिया, अनफिनिश था, मतलब उसके लास्ट में कुछ जोड़ के ऐड ऑन करना, दैट काइंड ऑफ वर्क इज क्रिस्टाबेल, इट्स द काइंड ऑफ फ्रेगमेंट। ये सुपर नेचुरल एलिमेंट्स है, इसके अंदर इल ओमेन्स को दिखाया गया है। तो क्वेश्चन भी आ जाता है, ये वर्ड्स एस टी कॉलेज की कौन सी पोएम है जो सुपर नेचुरल इल ओमेन्स को शो करती है, तो दैट पोएम इज क्रिस्टाबेल। नेक्स्ट है डिजेक्शन एंड ऑड। डिजेक्शन एंड ऑड इज अ रिस्पॉन्स ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ इमोरलिटी ऑफ ऑड। तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने वर्क लिखा था इमोरलिटी ऑफ ऑड, एंड दिस वर्क इज द रिस्पॉन्स ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्क। तो ठीक है, ये जो डिजेक्शन एंड ऑड था ये रिस्पॉन्स था इस वर्क का। नेक्स्ट है टू वर्ड्सवर्थ, दिस इज इंपॉर्टेंट वन। वर्ड्सवर्थ को डेडिकेट पोएम की थी इन्होंने, टू वर्ड्सवर्थ, डब्ल्यू मैंने शॉर्ट में विलियम वर्ड्सवर्थ को लिखा है। तो इसके अंदर एक रिस्पॉन्स था, ये प्रील्यूड जो विलियम वर्ड्सवर्थ की पोइट्री थी, डेट इज प्रील्यूड। तो प्रील्यूड को एक तो ये जो है ये नेक्स्ट जो पोएम है टू वर्ड्सवर्थ 1807 में, ये रिस्पॉन्स था प्रील्यूड, जो वर्ड्सवर्थ का वर्क था डेट इज प्रील्यूड। तो प्रील्यूड को एक रिस्पॉन्स था एसटी कॉलेज का टू वर्ड्सवर्थ के अंदर। इसमें वर्ड्सवर्थ को अप्रिशिएट भी किया गया है, हाईनेस भी दिखाई है पोइट्री की, ये सब कुछ पॉइंट है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्टेट में तो बेसिकली हर बार ये पोएम पूछी गई है, द पोएम इज कुबला खान। तो कुबला खान जो पोएम है एसटी कॉलेज की बहुत फेमस पोइट्री है कुबला खान, और कुबला खान को एसटी कॉलेज कहते हैं पब्लिश नहीं करना चाहते थे। व्हेन लॉर्ड बायरन सेड कि यू शुड पब्लिश दिस पोइट्री, तो लॉर्ड बायरन के कहने पर इन्होंने कुबला खान को प्रेजेंट किया था। कुबला खान का टाइटल पूछ लिया जाता है, सब टाइटल ए विजन ऑफ ड्रीम, ए विजन ऑफ ड्रीम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। कुबला खान का जो सब टाइटल था डेट इज अ विजन ऑफ ड्रीम। इसमें एक चाइनीज जो राजा हैं वो एक किंगडम का ड्रीम लेते हैं, वो किंगडम का नाम बहुत बार पूछा गया, एक्सेंडू, XANDU। दिस क्वेश्चन कम इन एस्टेट में 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है। एक्सेंडू जो कुबला खान है उसके अंदर कौन सा किंगडम दिखाया गया है, तो द नेम ऑफ दैट किंगडम इज एक्सेंडू। तो ये मीन्स आपको पोइट्री में बेसिक रूप से लिरिकल बैलेड्स को याद रख लेना है, फ्रॉस्ट ऑफ मिडनाइट, नाइटिंगेल, ए कन्वर्सेशनल, राइम ऑफ एंशिएंट मर्नियर। राइम ऑफ एंशिएंट मर्नियर को आप डिटेल में भी पढ़ सकते हैं यदि आप नेट एग्जाम को देने जा रहे हैं, बट एस्टेट के लिए जितना मैंने बताया सफिशियंट है DT+B के लिए। क्रिस्टाबेल, सुपर नेचुरल इल ओमेन्स, डिजेक्शन एंड ऑड, वर्ड्सवर्थ, कुबला खान और कुबला खान से रिलेटेड पॉइंट्स। तो आप इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से भी पढ़ लेंगे तो आई थिंक इट्स सफिशिएंट फॉर DT+B, KVS एंड हरियाणा एस्टेट एग्जाम। नेट के लिए और थोड़ा सा डीप आप पढ़ सकते हो चीज़ों को। इट्स अ हाईलाइटेड एंड मेजर पॉइंट्स आई हैव डिस्क्राइब टू यू। सो होप गाइज यू लाइक माई एफर्ट्स। सीरियसली स्पीकिंग, इंग्लिश लिटरेचर वाले स्टूडेंट आप कहते हो ना मैम वीडियो डाले, बट आई फील जब मैं अपने चैनल पे साइकोलॉजी CDP को पोस्ट करती हूँ, बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं, कमेंट्स करते हैं, मुझे मोटिवेशन मिलता है, लाइक मिलते हैं कि हाँ बच्चों को अच्छा लगता है। बट इंग्लिश लिटरेचर वीडियोस के साथ ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, तो थोड़ा सा मैं पीछे हट जाती हूँ। सो गाइज सीरियसली यदि आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मुझे कमेंट करना ना भूलें, बिकॉज यूर कमेंट्स reinforce me for new videos, and don't forget to like and don't forget to share. एंड आई एम फ्रॉम हरियाणा पानीपत। संडे ओनली इंग्लिश लिटरेचर की क्लासेस होती हैं 3 से 4 आवर की, अभी बंद है लॉकडाउन करके, बाद में ओपन हो जाएंगी जुलाई में। तो 3 से 4 घंटे की DT+B, KVS और इनसे रिलेटेड क्लास होती है ओनली इंग्लिश लिटरेचर। कोई ज्वाइन करना चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज आपको हैंड रिटन नोट्स इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड डिटेल्ड किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए चाहिए तो आप मुझे फोन कर सकते हैं। माई नंबर इज 7015467794, 7015467794. It's my contact number. So goodbye, take care, have a nice day, bye bye. Hey guys, welcome to my channel. I'm your friend, your teacher निशा शर्मा। कैसे हैं आप सब लोग? I hope you guys are good. So again I am here with the new video of English literature that is about the later romantic poet John Keats. जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं मैं बता दूं, मेरा चैनल डेडिकेटेड है टीचिंग एग्जाम्स को, स्पेशली टीचिंग एग्जाम प्लस हरियाणा HSSC एग्जाम। टीचिंग का कोई भी एग्जाम है, टेट स्पेशल हो, DT+B है, KVS है, NVS है, वट एवर, इंग्लिश लिटरेचर एंड CDP चाइल्ड साइकोलॉजी इज माई स्पेशलाइजेशन। सो लेट गेट स्टार्टेड। जॉन किट्स
You all know John Keats is a later romantic poet. Romantic age everybody knows in English literature. The most lovable age I think सभी लिटरेरी स्टूडेंट्स को पसंद होगी, मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद है क्योंकि पढ़ने में भी इजी सी लगती है. सो लेटर रोमांटिक्स के अंदर जॉन कीट्स को काउंट किया जाता है और जॉन कीट्स का जो लाइफ स्पेन है 1795 से 1821, सबको दिख रहा होगा कितना छोटा सा लाइफ स्पेन है, 25.5 नियर अबाउट 26 ईयर्स. तो आप ये देखिए जस्ट 26 ईयर जॉन कीट्स जिए हैं और 26 ईयर में एक हिस्ट्री बना के चले गए जॉन कीट्स, बिकॉज सम सुपर्ब ओट्स जो इन्होंने लिखे हैं, बहुत अच्छी पोइट्री इन्होंने लिखी है. और जॉन कीट्स की एक लाइन हमें हमेशा अट्रैक्ट करती है, थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर, तो उसी की बात करते हैं. ठीक है, तो जॉन कीट्स का लाइफ स्पेन है 1795 से 1821. बात करें जॉन कीट्स के पेरेंट्स की, तो पेरेंट्स भी बहुत जल्दी डेड हो जाते, मतलब डेथ हो जाती है. स्टेबल हॉर्स स्टेबल वगैरह में काम करते हैं जॉन कीट्स के जो फादर होते हैं. और जॉन कीट्स ने बहुत स्ट्रगल आप कह सकते हो थोड़ा सा किया है क्योंकि पेरेंट्स की जल्दी डेथ हो जाती है. और जॉन कीट्स के ऊपर बायरन ने एक पैरोडी लिख के ये भी लिखा था, हु किल्स जॉन कीट्स. मतलब एक ऐसा माना जाता है कि कोई मैगजीन थी, उसमें रिव्यू जॉन कीट्स की जो नेगेटिव कैपेबिलिटी थी, बताऊंगी लास्ट में क्या था ये, तो उसके बारे में जो रिव्यूज वगैरह छपे थे तो सब कहते हैं जॉन कीट्स को उस चीज का बुरा लग गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया था. तो हु किल्स जॉन कीट्स ऐसे वर्ड्स भी लिखे थे बायरन ने, तो ये भी स्टेटमेंट आपको याद रखना, हु किल्स जॉन कीट्स, तो ये वर्ड्स बायरन ने लिखे थे जॉन कीट्स के लिए. तो इस तरीके से तो जॉन कीट्स का जो प्रोडक्टिव ईयर था लाइफ का 1819, ये क्वेश्चन DBBB में पूछा गया था, इसलिए आप इस क्वेश्चन को याद रखना एक बार कि जॉन कीट्स का जो मोस्ट प्रोडक्टिव ईयर था लाइफ का 1819 था. 1819 उसकी लाइफ का बहुत प्रोडक्टिव ईयर था, डेथ से 2 साल पहले, जब इन्होंने बहुत 6 ग्रेट वर्क्स और ओट्स को जो है लिखा था. सो फेमस वर्क्स पे आते हैं. वर्क्स इन द सेंस पोइट्री है, पोइट है, तो फेमस पोएम्स पे आते हैं. हाँ, एक और याद रखना, जॉन कीट्स की जो बिलव्ड थी उनका नाम था फैनी ब्राउन. ठीक है, FANNY फैनी ब्राउन इज द बिलव्ड ऑफ जॉन कीट्स. जॉन कीट्स का जो एपिटेफ था उसके ऊपर, एपिटेफ होता है ना जैसे ग्रेव जो होती है, जो कब्र होती है, कब्र के ऊपर कुछ शब्द लिखे जाते हैं. ठीक है, जो कब्र के ऊपर अनग्रेव्ड होते हैं, जो शब्द लिखे जाते हैं कब्र के ऊपर, तो वो शब्द कहलाते हैं गाइस एपिटेफ. ठीक है, तो ध्यान रखना एपिटेफ में क्या लिखा था, ये लाइन याद करना, Here lies one whose name was right in water. देखो कितनी बढ़िया लाइन है कि यहाँ पर वो लेटा है जिसका नाम पानी के ऊपर लिखा गया है. समझ रहे हो इस बात का मतलब, पानी के ऊपर आपने कुछ लिख दिया तो क्या है, 1 मिनट में पानी की लहर आएगी और बह के चली जाएगी. तो जॉन कीट्स की लाइफ भी तो कुछ इतनी सी ही है, मतलब पानी की लहर की तरह बह के चलेगी. तो यू जस्ट रिमेंबर दीज लाइन्स, Here lies one whose name was right in water. अब बात कर लेते हैं जॉन कीट्स की फेमस पोएम्स की. तो सबसे पहली एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट द पोएम इज एंडीम्यून. और जॉन कीट्स, ध्यान रखना, ग्रीक लवर थे, मतलब ग्रीक लिटरेचर को बहुत ज्यादा उन्होंने स्टडी किया था, क्लासिकल को बहुत पसंद करते थे, स्पेशली ग्रीक गॉड वगैरह की आप उनकी पोइट्री में देखना, बहुत सारी रेफरेंसेज आपको देखने को मिलेंगी. द फर्स्ट एंड द फेमस पोइट इज एंडीम्यून. एंडीम्यून रिटन इन 1818. इट्स ऑल्सो बेस्ड ऑन ग्रीक मिथ, ये भी ग्रीक मिथ के ऊपर बेस्ड थी. इसमें जो एंडीम्यून है एक शेफर्ड की भूमिका निभाते नजर आएंगे, मतलब एक शेफर्ड का रूप लिया हुआ एंडीम्यून ने. और उनकी जो बिलव्ड है, द नेम ऑफ बिलव्ड इज सेलेन, SELEN. जैसे होता है ना, गॉडेस होती है, ग्रीक गॉडेस है, तो ग्रीक गॉडेस जो मून की गॉडेस होती है, मतलब उसको रिप्रेजेंट किया गया है. तो शी फॉल इन लव विद एंडीम्यून, ये एंडीम्यून के साथ शी फॉल इन लव, बट एंडीम्यून रिजेक्टेड हर लव, बट एंडीम्यून इसके लव को रिजेक्ट कर देता है. एंड हियर इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, द फेमस लाइन, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर. एंड इट्स अ फैक्ट, सही में थिंग ऑफ ब्यूटी की कोई भी चीजें हमेशा एंजॉय देती है फॉर एवर. तो थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर, तो सबसे पहले सिंपल छोटे छोटे एग्जाम्स में तो यही स्टेटमेंट आ जाती है कि ये स्टेटमेंट किसकी है, तो यू जस्ट रिमेंबर ये जॉन कीट्स की स्टेटमेंट है. बट अच्छे एग्जाम्स में ये आती है कि ये स्टेटमेंट कौन सी पोएम में से ली गई है, तो यू जस्ट रिमेंबर दिस लाइन टेकन फ्रॉम एंडीम्यून. ठीक है, क्विस्ट नरेटिव पोएम है. क्विस्ट नरेटिव का मतलब क्या होता है, जर्नी लाइक स्टोरी. जैसे कि एक शेफर्ड है, शेफर्ड की क्या है, एक जर्नी ही तो है लाइफ, यहाँ घूम रहा है वहां घूम रहा है, तो जर्नी क्विस्ट नरेटिव बोलते हैं. तो ये भी क्वेश्चन याद रखना कि आपको सिंपल क्वेश्चन आते हैं, मतलब लिटरेचर में से क्वेश्चन निकालना सीखो. क्विस्ट नरेटिव में जो पोएम लिखी गई है जॉन कीट्स की, वो कौन सी है, एंडीम्यून. नेक्स्ट पोएम इजाबेला, नेक्स्ट वर्क सॉरी, इट्स इजाबेला. बहुत अच्छी स्टोरी है. इसका मतलब है, इसका सब टाइटल है, याद रखना, द पॉट ऑफ बेसिल. इजाबेला सब टाइटल द पॉट ऑफ बेसिल. इसमें जो इजाबेला होती है, ध्यान रखना, इजाबेला बहुत अच्छा सा स्टोरी है.
इसके ये बकैशियो का जो डेकोरम वर्ड है, बकैशियो रोमन लेटिन, प्रॉपरली मुझे ध्यान नहीं आ रहा, फ्रेंच राइटर है आई थिंक, फ्रेंच या लेटिन, सॉरी मतलब मुझे ये कुछ भी शॉर्टी से नहीं बोलूँ, कुछ गलत ना हो जाए उससे बेटर, बट मैं डाउटफुल हूँ। बकैशियो लेटिन या फ्रेंच में से है, मुझे प्रॉपर ध्यान नहीं आ रहा। तो बकैशियोस के डेकीमेरन से जो है इंस्पायर्ड है ये जो वर्क है इजाबेला, ये ध्यान रखना आपको। इसके अंदर इजाबेला की शादी इसके जो ब्रदर होते हैं वो किसी से करवाना चाहते हैं, बहुत खास सा पर्सन है, बट इजाबेला पसंद करती है लोरेंजो को, LORENZO। इजाबेला पसंद करती है लोरेंजो को और लोरेंजो लवर होता है इजाबेला का। लेकिन जब इसके ब्रदर्स का एम्प्लॉय होता है, मतलब इसके ब्रदर जहां काम करते हैं वहीं पर लोरेंजो काम करता है, बट जब लोरेंजो को पता चलता है, मतलब इसके ब्रदर्स को, कि इजाबेला लोरेंजो को पसंद करती है, तो इसके ब्रदर लोरेंजो को किल करवा देते हैं, मतलब मरवा देते हैं। और जब इसके भाई इसको मरवा देते हैं लोरेंजो को, तो लोरेंजो घोस्ट बन के आता है और इजाबेला को दिखाई देता है और अपनी स्टोरी बताता है, मतलब काइंड ऑफ दिस। तो दिस काइंड ऑफ स्टोरी गिवन इन दिस पर्टिकुलर वर्क। द नेक्स्ट इज ला बेले डैम सेंस मर्सी। बहुत बार टाइटल पूछा गया है, इंग्लिश वर्जन है इसका, मतलब इसका मीनिंग है ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी। ला बेले डैम सेंस मर्सी, ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी, कि एक ब्यूटीफुल लेडी है जो बिना मर्सी के है, भाई जिसके अंदर कोई दया नहीं है, तो उसका मतलब है ला बेले डैम सेंस मर्सी। ये ब्यूटीफुल, इसका जो है ये बैलेड है, बैलेड और लिरिक। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया था KVS पता नहीं कौन से एग्जाम में, कि विच पोएम ऑफ जॉन किट्स हैविंग 2 पोएटिक डिवाइसेस, 2 पोएटिक फिगर, 2 पोएटिक रिदम। तो ये बैलेड फॉर्म में भी है और लिरिकल फॉर्म में भी है, ठीक है। तो याद रखना, बैलेड आपको पता ना, जो ट्रुप्स होते हैं घूम घूम के कोई छोटी मोटी पोइट्री गाते हैं, तो बैलेड और लिरिक दोनों फॉर्म के अंदर है। इसका जो स्पीकर है वो अननोन स्पीकर है, ठीक है, ध्यान रखना, अननोन स्पीकर है। इसमें एक लेडी है, वो नाइट में किसी को ले जाती है अपने साथ, उसके साथ नाइट वाइट स्पेंड कराती है, ड्रीम दिखाती है और अगले दिन गायब हो जाती है। तो तभी तो बोला हुआ है कि लेडी विदाउट मर्सी, कि लेडी है बिना मर्सी के, भाई लेडी में कोई दया नहीं है, ठीक है। तो आप एक तो ये पॉइंट याद रखना, ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी। तो इसका एक वर्ड पूछा जा सकता है आपको, ला बेले डैम सेंस मर्सी। और फिर आपको ध्यान रखना है कि इट्स अ लिरिकल पोएम, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है, लिरिकल प्लस बैलेड, दोनों पोइटिक फॉर्म मिक्स है। नेक्स्ट जो है डेट इज लामिया। लामिया नरेटिव पोएम है इसकी, और इसके अंदर हरमेस, गॉड, निम्स, मतलब सेम वही ग्रीक मिथ्स की कहानी है, मतलब हरमेस है, गॉड है, निम्स है, उस टाइप की कहानी है। मतलब प्रॉपर मैंने बहुत डीप रीड नहीं किया, इसमें कोई सरपेंट को, मतलब किसी की जो बॉडी होती है, हीरो होता है, उसको सरपेंट में चेंज कर देते हैं, फिर गॉडेस आता है, गॉड आता है, गॉड उसकी बॉडी उसको वापस कर देता है, मतलब काइंड ऑफ दिस काइंड स्टोरी पोएम गिवन। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट रिमेंबर द टाइटल याद रखना। नेक्स्ट है हाइपीरियन। हाइपीरियन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि हाइपीरियन पोएम ही किसकी है, बहुत बार पूछी गई है और हमने पढ़ी नहीं होती, तो इसको ध्यान रखना, HYPERION, हाइपीरियन पोएम बाय जॉन किट्स, ठीक है। अब इसमें भी टाइटन, जो यही ग्रीक देवी देवताओं की वॉर वगैरह की स्टोरी है। आपको इसका सीक्वल याद रखना, हाइपेन का जो सीक्वल बना था, सीक्वल का मतलब होता है ना कि एक वर्क है उसको मैंने अनकंप्लीट छोड़ दिया, हाइपीरियन अनकंप्लीट पोएम थी और उसको दूसरे में जाके कंप्लीट करते, कहते हैं एक फिल्म आ रही है, उस फिल्म को जैसे बाहुबली 1 आई थी, उसको बाहुबली 1 में छोड़ के बाहुबली 2 में पूरा दिखा दिया, तो दिस काइंड कॉल्ड सीक्वल, ठीक है। तो हाइपीरियन का जो सीक्वल था डेट इज फॉल ऑफ हाइपीरियन। हाइपीरियन का सीक्वेंस क्या था, फॉल ऑफ हाइपीरियन। इसका सब टाइटल याद रखना, हाइपीरियन का नहीं, फॉल ऑफ हाइपीरियन का जो सब टाइटल था वो था ए विजन। फॉल ऑफ हाइपीरियन का जो सब टाइटल था डेट इज ए विजन। ए विजन इज अ सब टाइटल ऑफ फॉल ऑफ हाइपीरियन, याद रखना। इसके अंदर एक म्यूज फिगर भी थी जिसका नाम था मोनेटा। ये क्वेश्चन भी DT+B में पूछा गया है और शायद नेट में पूछा गया था, तो आपको याद रखना म्यूज फिगर जॉन किट्स ने अपनी किस पोएम में इंट्रोड्यूस की है। तो म्यूज फिगर जॉन किट्स ने अपनी किस पोएम में इंट्रोड्यूस की है, फॉल ऑफ हाइपीरियन में, ठीक है। फॉल ऑफ हाइपीरियन में इसने क्या इंट्रोड्यूस किया है, म्यूज फिगर को जो है इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, ये जस्ट याद रखना। सो गाइज अब जो टाइम है वो है जॉन किट्स के फेमस ओड्स का। जॉन किट्स ने ओड इज अ लॉन्ग लिरिकल पोएम, बहुत लंबी सी जो बड़ी बड़ी सी पोएम्स होती हैं ओड कहलाती हैं, ठीक है। नाउ द टाइम फॉर द 6 ग्रेट ओड ऑफ बाय जॉन किट्स। जॉन किट्स ने 6 ग्रेट ओड लिखे थे, ध्यान रखना 6 बहुत इंपॉर्टेंट लिटरेचर में ओड्स दिया था किसने, जॉन किट्स ने।
तो वेरी फर्स्ट ओड टू ऑटम। ऑटम यू नो वेल पतझड़ वाली ऋतु होती है और पतझड़ ऋतु को नेगेटिव माना जाता है, बट जॉन किट्स ने इसने बहुत पॉजिटिव वे में पतझड़ ऋतु को प्रेजेंट किया था, ओड टू ऑटम। ओड टू ऑटम की एक बहुत फेमस लाइन है, यू जस्ट रिमेंबर, जो ओड्स है ना जॉन किट्स के, वहां से आपको एग्जाम में लाइन्स ही पूछी जा सकती है। तो लाइन थी वेयर आर द सॉन्ग ऑफ स्प्रिंग वेयर आर दाई। आपको पता नहीं ये दी वाली सेंस में पहले की लैंग्वेज अलग है पोइटिक में, वेयर आर द सॉन्ग ऑफ स्प्रिंग वेयर आर दे, तो इट्स ओड टू ऑटम में ये लाइन थी, आपको याद रखना। नेक्स्ट है ओड टू ग्रेशियन अर्न, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा आते हैं इस वाली पोएम से। देखो एस्टेट का यदि एग्जाम है तो वहां पर आपको सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा ओड टू ग्रेशियन अर्न किसने लिखी है, ठीक है, ज्यादा करके लाइन दे देंगे, लेकिन DSSB वगैरह में थोड़ा डीप निकाल देंगे, नेट में और भी डीप निकाल देते हैं क्वेश्चन, ठीक है। ओड टू ग्रेशियन अर्न के अंदर लव सीन दिखा रखा है, एक तो लवर्स का, विलेजर्स दिखा रखे हैं, विलेजर का सेक्रीफाइस दिखा रखा, मतलब इस टाइप की स्टोरी है। इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको याद रखना है, बहुत बहुत फेमस आई थिंक जॉन किट्स की, एवरीबडी नोज, ब्यूटी इज ट्रुथ एंड ट्रुथ इज ब्यूटी, ब्यूटी इज ट्रुथ एंड ट्रुथ इज ब्यूटी, दिस लाइन गिवन बाय जॉन किट्स। जॉन किट्स की लाइन है ये, कौन सी पोएम है, ओड टू ग्रेशियन अर्न। नेक्स्ट है हियर मेलोडीज आर स्वीट्स एंड अनहियर्ड आर स्वीटेस्ट, कितनी अच्छी लाइन है, हियर जिसको हम सुन लेते हैं, डेट मेलोडीज आर स्वीट बट अनहियर्ड आर स्वीटर, मतलब जो सुन लेते हैं वो मेलोडीज तो स्वीट है, जो नहीं सुनते वो स्वीटेस्ट है। तो ये दोनों बहुत बहुत फेमस लाइन्स है जॉन किट्स की, तो यू जस्ट रिमेंबर दोनों की दोनों लाइन किस में है गाइड, ओड टू ग्रेशियन अर्न के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है ओड टू मेलंकली, ओड टू मेलंकली, इसके अंदर जो मेलंकली है उसको एक हीरोइन की तरह प्रेजेंट करके दिखा रखा है। इसके अंदर ब्यूटी, बहुत फेमस लाइन है ये वाली, ड्वेल इन ब्यूटी ब्यूटी डेट मस्ट डाइड, ड्वेल इन ब्यूटी ब्यूटी डेट मस्ट डाइड। तो ये ओड टू, ये यहाँ ओड से आपको एग्जाम में लाइन ही पूछी जाएंगी, ध्यान रखना, ओड टू मेलंकली। नेक्स्ट है ओड टू नाइटिंगेल, आई थिंक एवरीबडी नोज, सबने सेकंड ईयर में आई थिंक ये पोएम होती थी, 9th-10th में भी ये पोएम शायद पढ़ी होगी। तो ओड टू नाइटिंगेल तो बहुत बहुत अच्छी है, एक नाइटिंगेल है, वर्ड को कैसा दिखा रखा है कि नाइटिंगेल ब्यूटी वाली दुनिया में जाती है, संसार को दुख वाला दिखा रखा है, तो आई थिंक सबने ये पोएम पढ़ रखी होगी। और इसकी बहुत अच्छी लाइन है, नथिंग लास्ट फॉर एवर ब्यूटी एंड लव, मतलब कुछ भी नहीं रहता, बस ब्यूटी और लव ही हमेशा रहता है, नथिंग लास्ट फॉर एवर जस्ट ओनली ब्यूटी एंड लव। तो ये फेमस लाइन है ओड टू नाइटिंगेल, बहुत अच्छी पोएम है, जस्ट लाइक दिस पोएम। ओड टू साइकी, ओड टू साइकी, ये दोनों नाम याद रखना, ओड टू साइकी और ओड टू इंडोलसेंस। इंडोलसेंस एंड साइकी ये दोनों ही जॉन किट्स के फेमस ओड में थे। क्यों बता रही हूँ, कई बार पीबी शैली का ओड टू स्काईलार्क ऐसे कुछ जुड़ के आ जाए तो आपको पता होना चाहिए ये वाले ओड्स तो जॉन किट्स के हैं। नेक्स्ट है ईव ऑफ सेंट एग्नीज, ईव ऑफ सेंट एग्नीज में प्रोफोरिया और मेंडेलिन है, प्रोफोरिया जो है हीरो है, ठीक है, प्रोफोया, और मेंडेलिन हीरोइन है, और इनकी फैमिली इनके लव के अगेंस्ट है और ये बचते फिरते हैं, तो इस टाइप की जो पोएम में दिखाया गया, ईव ऑफ सेंट एग्नीज, ठीक है। तो ये थी कुछ फेमस पोइट्री ऑफ जॉन किट्स। अब इसके अलावा जॉन किट्स का एक वर्ड है गाइस जो बहुत बहुत फेमस है और जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, व्हाट इज दैट, दैट इज ए टर्म नेगेटिव कैपेबिलिटी। अब बहुत बच्चों को लगता है यार नेगेटिव कैपेबिलिटी का मतलब कुछ नेगेटिव है क्या, तो कुछ नेगेटिव नहीं है, ध्यान समझना ये नेगेटिव कैपेबिलिटी है क्या चीज। उसको समझने से पहले गाइज आपको मेरी वीडियो सच में थोड़ी सी भी अच्छी लगती हैं, मैं सच में आपके लिए मेहनत करती हूँ, जब आपके कमेंट्स देखती हूँ, मुझे कोई जरूरत नहीं है, मेरे लिटरेचर के नोट्स तो बहुत अच्छे नेट लेवल के तैयार हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं वीडियोस इसलिए बनाती हूँ क्योंकि मुझे आप लोगों को कमेंट अच्छे लगते हैं। सो गाइज सच में आपको दिल से यदि मेरी वीडियो 1% भी अच्छी लग रही है ना तो इसको लाइक जरूर करें और डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड कमेंट, क्योंकि सीरियसली स्पीकिंग व्हेन आई मेक द वीडियोज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर देन आई गो विद द comment section, and if I feel you are happy with my videos then I go for the next video, otherwise I feel leave Nisha, there is a no comment, छोड़ना। तो प्लीज आपको अच्छा लगता है तो कमेंट जरूर किया करें, शेयर जरूर किया करें, क्योंकि आपकी शेयरिंग मेरे लिए बहुत मैटर करती है, तभी मेरा इंग्लिश लिटरेचर पे अच्छा काम करने का मन करेगा। जैसे साइकोलॉजी की वीडियो को बहुत प्यार मिलता है CDP को, तो मेरा भी मन करता है यार हाँ उस पर काम करूँ। सो होप सो फॉर इंग्लिश लिटरेचर। हाँ अब बात करते हैं नेगेटिव कैपेबिलिटी की। अब इसके अंदर क्या है, किड्स क्या कहते हैं कि जब आप कोई भी कहानी लिखते हो, ठीक है, कोई भी कहानी को अच्छा बनाने के लिए, ध्यान से सुनना, हम इस वर्ड को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, मैंने देखा बच्चों को। मान ले एक हीरो है, ठीक है, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, लेकिन कहानी में बीच में ये बेकार हो गया,
तो बहुत कई राइटर्स क्या करते हैं, अच्छे हीरो को अच्छा रखते हैं, उसके लिए कोई नेगेटिव वर्ड्स नहीं यूज करेंगे, कुछ नहीं यूज करेंगे। तो जॉन कीट्स कहते हैं कि असली राइटर वही है जो नेगेटिव कैपेबिलिटी को यूज करता है। मतलब आप यदि अपने कैरेक्टर को अपनी मतलब ड्रामा को कुछ यूनिक बनाने के लिए आप घटिया नेगेटिव कैरेक्टर भी लेके आ रहे हो तो भी आपका ड्रामा बेस्ट है। कहने का मतलब नेगेटिव कैपेबिलिटी का मतलब क्या होता है, आप एक बहुत फेमस राइटर हो, आप अच्छा लिखने के लिए ही फेमस हो, लेकिन आपको लग रहा है कि मेरे इस ड्रामा में एक नेगेटिव कैरेक्टर होना बहुत जरूरी है। मतलब नेगेटिव कैरेक्टर्स के साथ अपने ड्रामा को लिख के उसको पॉपुलराइज करना, डेट इज नेगेटिव कैपेबिलिटी। ठीक है ना। जैसे इन्होंने शेक्सपियर को तारीफ किया है कि जो शेक्सपियर हैं वो ऐसे राइटर हैं जैसे उन्होंने यदि नेगेटिविटी दिखानी है कैरेक्टर में तो वो नहीं सोचेंगे कि यार ये तो हीरो था, ये तो किंग था, इसको बुरा नहीं दिखाना चाहिए। नहीं, वो अपने कैरेक्टर को खूब अपने अच्छे तरीके से प्रेजेंट करेंगे। तो नेगेटिव कैपेबिलिटी का यही मतलब होता है कि एक पोएट तभी जस्टिफाई कर पाता अपने वर्क के साथ यदि उसको कैरेक्टर को नेगेटिव दिखाना है तो बिल्कुल नेगेटिव वे में ही उसको रिप्रेजेंट किया जाए, ये ना सोचे कि ये हीरो था, ये किंग था, लाइक दिस। ठीक है। बाकी इस टर्म पे डिटेल में जो लिटरेरी मूवमेंट्स है उनमें वीडियोस बना देंगे। सो गाइज एंड द लास्ट आई जस्ट वांट टू से वन थिंग, आई एम फ्रॉम हरियाणा पानीपत। संडे में मेरे यहाँ इंग्लिश लिटरेचर की क्लास होती है स्पेशल 3 से 4 घंटे की। कोई आसपास से हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज यदि आपको लिटरेचर का स्पेशल नोट्स पैकेज लेना है, चाहे वो यूजीसी नेट लेवल तक हो, मैंने बहुत अच्छे से लॉकडाउन में 4 महीने लगा के तैयार कर लिए हैं इंग्लिश लिटरेचर के नोट्स। तो आपको किसी को भी स्टडी मटेरियल लेना है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं पीजीटी स्क्रीनिंग के लिए, DT+B के लिए, KVS के लिए, एस्टेट के लिए और यूजीसी नेट के लिए। 7015467794। सो कीप वॉचिंग, बी हैप्पी, बी सेफ, बाय बाय, टेक केयर। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम योर फ्रेंड यूर टीचर निशा शर्मा। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू गाइज आर गुड। सो गाइज टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू पोएट ऑफ इंग्लिश रोमांटिक एज, दैट इज रॉबर्ट साउदी। आपको पता है रॉबर्ट साउदी रोमांटिक एज के बहुत इंपॉर्टेंट पोएट हैं। जो लेक पोएट हैं 3 यू ऑल नो वेल, विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज एंड रॉबर्ट साउदी अमंग देम। ठीक है। सो हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने रोमांटिक एज के मोस्टली पोइट्स को कर लिया है, कीट्स को कर लिया है, वर्ड्सवर्थ को कर लिया है, ली हंट को कर लिया है, एस.टी. कॉलरिज को कर लिया है, बायरन को कर लिया है। मतलब मोस्टली हमने कवर अप कर ही लिया रोमांटिक एज, कुछ बचता है, उसके बाद इसके क्वेश्चंस करेंगे। सो रॉबर्ट साउदी जो बर्थ है 12 अगस्त 1774 एंड द लाइफ स्पैन, डेथ एरा है 1843। तो रॉबर्ट साउदी को बहुत डीप भी नहीं पढ़ना बट स्किप भी नहीं करना। इसके जो वर्क्स हैं वो एग्जाम ओरिएंटेड हैं, आ जाते हैं। जस्ट रिमेंबर द टाइटल। DT+B, KVS एंड एस्टेट के लिए आप इनके टाइटल और मेन पॉइंट्स को ही फोकस करो, बहुत है। बस नेट के लिए थोड़ा सा वो डीप चले जाना। ठीक है। तो रॉबर्ट साउदी की बात करें तो यू ऑल नो वेल, रॉबर्ट साउदी इज अ लेक पोएट। बहुत अच्छे पोएट भी थे, बहुत ड्रामेटिस्ट भी माना जाता है, क्रिटिक भी माना जाता है, मतलब इंपॉर्टेंट पोएट के रूप में ही लेंगे हम इसको। पोएट ल्योरेट भी बने ये। पोएट ल्योरेट का मतलब होता है राष्ट्रीय कवि, जैसे बना देते हैं ना ब्रिटेन का राष्ट्रीय कवि। कहा जाता है कि वॉल्टर स्कॉट को बनाया जा रहा था बट वॉल्टर स्कॉट की जगह फिर उन्होंने रिफ्यूज कर दिया ये टाइटल लेने से, तो रॉबर्ट साउदी को बना दिया गया पोएट ल्योरेट 1813 में। तो ये याद रखना, पोएट ल्योरेट वाली बात 1813 में। अब इसके कुछ वर्क्स पे आते हैं, ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट है इंचकेप रॉक। अब ये इंचकेप जो रॉक है काफी इंपॉर्टेंट पोएम है। इसके अंदर जो मेन हीरो है अबॉट है, और अबॉट है और साथ में एक बंदा होता है जो इससे जेलस फील करता है। तो अबॉट ने एक इंचकेप रॉक बनाया। इंचकेप रॉक समझते हो, जैसे समुद्र होता है तो समुद्र में एक लंबा सा से कुछ बना होता है, वो शिप को डायरेक्शन दिखाता है, मतलब इस टाइप का कुछ होता है। तो जो इससे जेलस करने वाला बंदा है इसको तोड़ देता है ताकि इसकी प्रशंसा ना हो पाए, और लास्ट में उसको कुछ भुगतना पड़ता है। तो कहने का मतलब इसमें ये थीम दिखाई गई है, दोज हु डज रॉन्ग दे ऑलवेज पनिश्ड। जो किसी के साथ गलत करते हैं वो पनिश किया जाता है। इट्स अ रियलिटी ऑफ लाइफ कि आप कभी किसी का लाइफ में सच में गलत मत करना, कि कहीं ना कहीं उसका फल जरूर मिलता है। ठीक है। तो इट्स माई फिलोसफी ऑफ लाइफ कि हमेशा सबके लिए अच्छा करो, आप देखो आपके साथ खुद ब खुद अच्छा होता रहेगा। तो अबॉट, ठीक है, दोज हु डज wrong they always punished is a major theme of this poem. नेक्स्ट है थलाबाज द रेस्टोयर। थलाबाज द रेस्टोयर एक इस्लामिक रिलीजन के ऊपर, एक अरेबियन फैमिली के ऊपर टेल है। ठीक है, इस्लामिक रिलीजन को इसके अंदर शो किया गया है। ये अरेबियन फैमिली से रिलेटेड टेल है, मतलब 2 फैमिलीज की जो है स्टोरी है। एक इसका वर्क है काफी इंपॉर्टेंट, द फॉल ऑफ रोबस्फिरे। ये ध्यान रखना, ये
ये वाला वर्क बहुत बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। द फॉल ऑफ रोबस्फिरे, ये इसने एसटी कॉलरेज के साथ मिलके लिखा था। इट्स द कोलैबोरेटेड वर्क विद एसटी कॉलरेज। तो ध्यान रखना 3 एक्ट ड्रामा है, कुछ खास इंपॉर्टेंटली इसको नहीं देखा जाता, बैलेट टाइप की पोएम है, नॉट ड्रामा, मतलब इस टाइप का मिक्स मैच है, इसको ड्रामा की वैल्यू भी नहीं मिली, पोइट्री की, ठीक है। तो फॉल ऑफ रोबस्फिरे एसटी कॉलरेज के साथ कोलैबोरेटेड वर्क है, यू जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। नेक्स्ट वर्क है मेडोक। मेडोक है मतलब वेल्स, जो वेल्स का प्रिंस है उसकी जो स्टोरी है। इसके अंदर सभी जो रॉयल सक्सेशन के बारे में लड़ रहे होते हैं, बट ये जो प्रिंस है ये इन सबसे बहुत ज़्यादा दूर होता है और ये अमेरिका के अंदर पूरा क्रिश्चियनिटी को फैलाना चाहता है। तो इसी थीम के ऊपर बेस्ड है ये पोएम, ठीक है, क्रिश्चियनिटी की थीम के ऊपर ये बेस्ड है। वेल्स प्रिंस की ये जो स्टोरी है मेडोक। नेक्स्ट है द कर्स ऑफ केहेमा। द कर्स ऑफ केहेमा इंपॉर्टेंट कह सकते हो आपको, क्यों? क्योंकि हिंदू मिथ से रिलेटेड है। तो कर्स ऑफ केहेमा 12 पार्ट के अंदर एपिक पोएम है। तो जस्ट रिमेंबर द पोएम डिवाइडेड इन 12 पार्ट। दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन DT+P एग्जाम, आई थिंक ईयर आई डोंट रिमेंबर। द कर्स ऑफ केहेमा 12 पार्ट में एक एपिक पोएम है, हिंदू मिथ से रिलेटेड है, ठीक है। इसके अंदर लड्युआर्ड नाम का एक पर्सन है, उसके बेटे को किल्ड कर देते हैं, फिर वो येमन गॉड का कोई होता है, मतलब डेथ गॉड का, फिर उससे बदला लेते हैं। कहीं ना कहीं कोलोनाइजेशन की थीम भी इसके अंदर है। कोलोनाइजेशन समझते हो ना, जैसे हमें जो ब्रिटिश थे वो डिफरेंट डिफरेंट कॉलोनीज को अपने अंडर करते जा रहे थे, गुलाम करते जा रहे थे, तो डेट कॉल कोलोनाइजेशन। तो कोलोनाइजेशन की थीम भी इसके अंदर आपको देखने को मिल सकती है। फिर पोएम है रोड्रिक, स्पेनिश स्टोरी पर बेस्ड है रोड्रिक, ठीक है। डॉक्टर, जस्ट रिमेंबर टाइटल, नॉट सो इम्पॉर्टेंट, दिस इज इम्पॉर्टेंट, जस्ट रिमेंबर अबाउट दिस। द विजन ऑफ जजमेंट। द विजन ऑफ जजमेंट है, ये अटैक है बायरन के ऊपर, ध्यान रखना, इट्स अटैक ऑन लॉर्ड बायरन। और लॉर्ड बायरन ने भी फिर इसको रिस्पॉन्स देते हुए द विजन ऑफ जजमेंट लिखा। इट्स ओनली विजन ऑफ जजमेंट, लॉर्ड बायरन ने लिखा द विजन ऑफ जजमेंट इज द रिप्लाई ऑफ दिस अटैक। एसटी कॉलरेज और ये जो थे सऊदी वगैरह बायरन को पसंद नहीं करते, सैटेनिक स्कूल और पोइट्री से रिलेट करते हैं। सैटेनिक स्कूल मतलब शैतान, शैतान मतलब इन द सेंस जो अच्छा नहीं होता, अच्छी लैंग्वेज वाला नहीं होता, नेगेटिव होता है, तो उस टाइप का बंदा इन्होंने इसको क्रिएट किया है लॉर्ड बायरन को, ठीक है। तो विजन ऑफ जजमेंट में किंग जॉर्ज की सोल को लेके ऐसे करके स्टोरी जो है दिखा रखी है। बट आपको इतना ये वाला पॉइंट याद रखना है, लॉर्ड बायरन के ऊपर जो अटैक है, जो सटायर है, वो कौन सा वर्क है? विजन ऑफ जजमेंट। नेक्स्ट कुछ प्रसिद्ध बायोग्राफीज हैं, मतलब कुछ बायोग्राफीज मतलब कुछ राइटर के ऊपर इन्होंने लिखा है। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू जस्ट रिमेंबर। जॉन बनियन की बायोग्राफी लिखी है, जॉन वेल्सले की बायोग्राफी लिखी है, विलियम कॉपर और ओलिवर गोल्डस्मिथ। 4 इंपॉर्टेंट राइटर हैं, यू जस्ट रिमेंबर, अगेन आई रिपीट, जॉन बनियन, जॉन वेस्ले, विलियम कॉपर, ओलिवर गोल्डस्मिथ। इनकी बायोग्राफीज हैं जो किसने लिखी है? रॉबर्ट साउदी ने लिखी है, जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन। तो रॉबर्ट साउदी में बहुत ज़्यादा नहीं था, अगेन जस्ट आई रिपीट एन फ्लॉ। रॉबर्ट साउदी इज द लेक पोइट थे रॉबर्ट साउदी, 1774 बर्थ एरा है। इसका फर्स्ट कोलैबोरेटेड वर्क था द फॉल ऑफ द रोबस्फिरे। एसटी कॉलरेज के कोलैबोरेशन में इन्होंने इस वर्क को लिखा था। पोएट लॉरेट बना था 1813 में। इंच के प्रोक फेमस पोएम थी जिसमें अबोट इज अ मेजर हीरो एंड थलाबा इज अ डेस्ट्रॉयर आल्सो ग्रेट पोएम, इस्लामिक रिलीजन पे बेस्ड है। मडोक वेल्स प्रिंस की स्टोरी है। द कर्स ऑफ केहनेमा एक हिंदू मिथ के ऊपर बेस्ड है। रोड्रिक स्पेनिश हिस्ट्री पे है। डॉक्टर इज नॉट सो इम्पोर्टेंट। द विजन ऑफ जजमेंट अटैक ऑन द बायरन था। और 4 मेजर बायोग्राफीज, जॉन बनियन, जॉन वेल्सले, विलियम कॉपर एंड ओलिवर गोल्डस्मिथ। So guys, it's all about Robert Saudi. I hope you like this short lecture of Robert Saudi, and if you like, then don't forget to like, don't forget to comment, and don't forget to share the video. And the last, I will come with the remaining writers of Romantic Age, and then we will complete the Romantic Age and we will start the questions of Romantic Age. And I hope आपकी Romantic Age इस फॉर्म में बहुत अच्छे तरीके से पूरी हो जाएगी। Bye bye, take care, have a nice day, thank you so much. And the last, I just want to say one thing. I am from Haryana, Panipat. If you want notes and study material, you can contact me 7015467794. 7015467794. Bye bye. Take care. Have a nice day. Thank you. Hey guys, welcome back to my channel. I'm your friend, your teacher Nisha Sharma. कैसे हैं आप सब लोग? I hope you guys are good. सो गाइज हम इंग्लिश लिटरेचर की सीरीज में रोमांटिक एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यू ऑल नो वेल।
उस एज को कर रहे थे और उसमें मैक्सिमम पोएट राइटर्स को हम कंप्लीट कर चुके हैं। लगभग 102 राइटर बचे हैं। आज की वीडियो में हम उनको कंप्लीट कर देते हैं और फिर मैं आपको रोमांटिक एज के MCQs जो है डिस्कस करूंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट, चाहे वो किसी भी एग्जाम को दे रहे हैं, DT+P TGT है, PGT है, PRT है, सॉरी नॉट PRT, PGT है, KVS PGT है, या फिर किसी भी स्टेट का जो टीचर इंग्लिश का होता है वो एग्जाम है, या पंजाब के लिए वट एवर कोई भी एग्जाम है, आपको पता है नाम टाइटल कुछ भी रख दो बट कंटेंट सेम होता है, ठीक है। सो लेट गेट स्टार्टेड अबाउट विलियम ब्लैक। तो विलियम ब्लैक कुछ भी आप इसको कहिए, मेजर कुछ इसको रोमांटिक एरा की ओपनिंग में काउंट कर लेते हैं, तो कुछ, क्योंकि आपको पता है रोमांटिक एरा 1978 में स्टार्ट हो गया था, तो इनके कुछ वर्क तो रोमांटिक एरा की तरफ चले जाते हैं और कुछ इसको एनलाइटमेंट एज में भी रख देते हैं इस पोएट को। जो एनलाइटमेंट एज थी, जो एज ऑफ चेंजेस थी, जो ट्रांजिशन एज थी, जिसमें क्लासिज्म से लेके रोमांटिसिज्म की तरफ आया था, तो उस बीच जो राइटर्स हैं कई बार इसको उसमें भी हम स्टैंड कर देते हैं, ठीक है। सो विलियम ब्लैक का जो लाइफ स्पेन था 1757 से 1757 से 1827 इज द लाइफ स्पैन ऑफ विलियम ब्लैक। तो ये विलियम ब्लैक का लाइफ स्पैन था, ठीक है गाइस। अब देखिए, अब विलियम ब्लैक का लाइफ स्पैन तो सबको याद रखना ही है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इसके लिए ये फेमस थे, अनग्रेवर थे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जस्ट राइट, जॉट इट डाउन कि ये अनग्रेवर थे। अनग्रेवर का मतलब क्या होता है? ग्रेव करना क्या होता है किसी चीज को, जैसे कि बुक्स होती थी, जैसे मान लो कोई भी आप किताब ले लो, ठीक है, मान लो जैसे ये बुक है, ठीक है, ये बुक है, मान लो ये बुक है, कोई भी किताब है, तो इस बुक के ऊपर ये मेरा जैसे कवर पेज है किताब का, तो हम इसको ऐसे ना, जैसे कॉपर कलर का मैंने इस पे कवर करता था ये, और कुछ खोद के कॉपर से ऐसे खोद के, जैसे है ना, जैसे ब्रेल लिपि होती है, ऐसे हाथ लगाते हैं ना, जैसे ये अक्षर है, यूं बाहर मान ले बाहर निकले हूं, ऐसे हाथ लगाते हैं तो हमें टच होते हैं, इट्स कॉल्ड अनग्रेविंग। तो ये चीज क्या कहलाती थी? ये अनग्रेव कहलाती थी। मतलब समझ गए ना आप, जैसे कि किसी भी टाइप से ये चीज है, इसके ऊपर ऐसे 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 कुछ बना दी, मतलब कलाकारी आप कह सकते हो, आर्टिस्टिक जो चीज थी। तो ये बहुत बार आता है, ये इम्यूनेट करता था, किताबों को डेकोरेट करता था, कवर पेज को सजाता था, अनग्रेव करता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ही वॉज अनग्रेवर। तो याद रखना, क्वेश्चन आ जाता है अनग्रेवर कौन था, तो विलियम ब्लैक। और विलियम ब्लैक के बारे में कहा जाता है कि स्पिरिचुअल विजन रखते थे, स्पिरिचुअल विजन रखने वाले राइटर थे। स्पिरिचुअल विजन का मतलब क्या है? ये बहुत ज्यादा आध्यात्मिक थे। कभी तो ये कहता था कि गॉड इज अ क्रूअल बीइंग थिंग्स, गॉड ने क्रिएट किया है क्रूअलिटी को, ये वो, लेकिन इनके व्यूज बदल गए थे। कई बार ये कहते थे मुझे मेरी विंडो में भी गॉड दिखाई दे रहे हैं, मतलब स्पिरिचुअल विजन रखते थे। कहा जाता था कि इनको भगवान दिखते थे, मतलब ऐसा कहते थे, ये पता नहीं सच था या नहीं। और ये कहते थे मैरिज इज काइंड ऑफ स्लेवरी, मैरिज को ये पसंद नहीं करते थे। कहता है यू जस्ट लिव इन रिलेशनशिप, मतलब जो आजकल ट्रेंड चल रहा है सुशांत और रिया चक्रवर्ती वाला, जो लिव इन रिलेशनशिप, ठीक है। तो ये जो मतलब इसी टाइप की चीज को ये महत्व देते थे, लिव इन रिलेशनशिप को। मैरिज इज अ काइंड ऑफ स्लेवरी, तो ये पॉइंट आप याद रखना, हु सेड मैरिज इज अ काइंड ऑफ स्लेवरी। तो ये विलियम ब्लैक ने ये बात कही थी। अब आ जाते हैं इसके कुछ फेमस वर्क्स पे। और गाइज मान के चलिए विलियम ब्लैक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके एग्जाम में वर्क काफी इंपॉर्टेंटली पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट फेमस पोइटिकल स्केचेस, इतना ठीक है, जस्ट आपको ध्यान रखना है, पोइटिकल स्केचेस ऑफ वर्क बाय विलियम ब्लैक। अब इसका जो मेजर वर्क है जहां से इनको पॉपुलैरिटी मिली और ये बहुत फेमस हो जाते हैं, ये इनकी पोइट्री के कलेक्शन होते हैं, सॉन्ग ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस। ध्यान से सुनना, ये दो अलग अलग पोएम थी। सॉन्ग ऑफ इनोसेंस पोएम नहीं थी, ये एंथ्रोलॉजी थी, मतलब पोएम्स का कलेक्शन थी। वन इज सॉन्ग ऑफ इनोसेंस and second is song of experience. Song of innocence and song of experience, what I want to say, these are two different poem collection. Song of innocence is different and song of experience is different, but why I write them combinedly, मैंने इनको combine करके क्यों लिखा है? reason is that they published jointly. सबसे पहले song of innocence publish होती है और इसके अंदर कुछ poems publish होती हैं, ठीक है। कुछ साल के बाद song of experience, लेकिन ध्यान से समझना, जो सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस पब्लिश की गई, इसको इंडिविजुअल पब्लिश नहीं किया गया, इसको सॉन्ग ऑफ इनोसेंस के साथ मर्ज करके ही पब्लिश किया गया। और डेट्स वाई ये जो पोएम इकट्ठी ही लिखने लगे हम। बट आपसे अलग अलग पूछ लिया जाए तो सॉन्ग ऑफ इनोसेंस पब्लिश्ड इन 1789 एंड सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस पब्लिश्ड इन 1794। गॉट इट? 1789 एंड 1794। तो ये ध्यान रखना, और ज्वाइंटली पब्लिश्ड हुई थी। ये दोनों कॉन्ट्राडरी, जो ह्यूमन का सोल होता है, जो कॉन्ट्रेरी पॉइंट्स होते हैं ह्यूमन सोल्स के अंदर, जो बातें घूमती रहती हैं, वो सब लिखा था।
सॉन्ग ऑफ इनोसेंस के अंदर 19 पोएम थी, जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। सॉन्ग ऑफ इनोसेंस के अंदर 19 पोएम थी और सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस के अंदर 26 पोएम थी, ठीक है। सॉन्ग ऑफ इनोसेंस के अंदर 19 पोएम थी और सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस के अंदर 26 पोएम्स जो है ज्वाइंटली पब्लिश की गई थी, जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। नाउ वी कम विद द मेजर पोएम्स। अब आपको कोई 19 या 26 सारी थोड़ी ना याद करनी है, जो जो मेजर पोएम थी जहां जो एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। फेमस पोएम है सबसे पहले सॉन्ग ऑफ इनोसेंस की, मतलब सॉन्ग ऑफ इनोसेंस जो कलेक्शन था उसकी पहली फेमस पोएम थी लैम्प, जो बहुत फेमस नहीं थी, पहली पोएम। फिर ये पोएम है, स्टार लगा लो, बहुत बार पूछी जाती है, चिमनी स्वीपर। चिमनी स्वीपर ये चाइल्ड लेबर के ऊपर बेस्ड थी। चिमनी स्वीपर जो है चाइल्ड लेबर के ऊपर बेस्ड थी। ये इनकी कहा जाता है कि इनकी रियल लाइफ पे बेस्ड थी, ऐसा माना जाता है। विलियम ब्लैक के फादर ने जो है इनको बेच दिया था चिमनी के अंदर, तो ऐसा माना जाता है कि मतलब कहा जाता है कि इसके फादर अच्छे नहीं थे, इसकी सिस्टर ने की मेंटली हालत ठीक नहीं थी, उसने अपनी मदर को किल कर दिया था। आई थिंक वॉल्टर स्कॉट का था या विलियम ब्लैक का, मेरे माइंड से स्किप हो गया। आई थिंक विलियम ब्लैक की ही थी ये पॉइंट कि इनकी जो सिस्टर थी वो थोड़ा मेंटली सही नहीं थी, उन्होंने अपनी मदर को भी किल कर दिया था, ऐसा कहा जाता है। मुझे कंफ्यूजन है वॉल्टर स्कॉट का था या विलियम ब्लैक का, आई थिंक तो इसी का था, ठीक है। पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सो स्किप कर देना, कोई ऐसा इस पे कमेंट्री करने की जरूरत नहीं है खास, ये तो वैसे ही पॉइंट था। तो आप याद रखना इसको कि चाइल्ड लेबर से रिलेटेड जो पोएम थी, तो चाइल्ड लेबर इसमें क्या होता है, 4-5 छोटे छोटे बच्चों को चिमनीज के अंदर सफाई करने के लिए, चिमनी पता है ना, फैक्ट्रीज में जो लंबी लंबी चिमनीज होती है, धुआं जाता, कितना ज्यादा सोफिकेटेड क्या हो सकता है उसके अंदर, कैन यू इमेजिन, और उनमें बच्चों को भेज दिया जाता था सफाई करने के लिए। तो उस चाइल्ड लेबर पर डिह्यूमनाइज्ड पावर कहते हैं कोई आती है और वो इन बच्चों को बचाती है इससे। तो काफी इंपॉर्टेंट पोएम है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछी जाती है ये पोएम है, ध्यान रखना, वर्क किसी और ने लिखा था। फिर है डिवाइन इमेज। डिवाइन इमेज इज आल्सो, जस्ट रिमेंबर द नेम एंड टाइटल। होली थर्सडे, सेंट पॉल कैथेड्रल जो चर्च थी उसमें जो थर्सडे को प्रेयर होती थी उसको डिस्क्राइब किया गया है इसके अंदर, उस टाइम की सोसाइटी पे एक कमेंट्री है इस टाइप से। तो होली थर्सडे, तो ये जो पोएम थी फेमस, चिमनी स्वीपर, चाइल्ड लेबर, लैम्प, डिवाइन इमेज एंड होली थर्सडे, दीज आर द फेमस पोएम ऑफ सॉन्ग ऑफ इनोसेंस, ठीक है। ये सॉन्ग ऑफ इनोसेंस की फेमस जो है पोएम्स थी। अब आते हैं सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस के ऊपर, मतलब ये पोएम तो सॉन्ग ऑफ इनोसेंस एंथ्रोलॉजी में थी और सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस में थी टाइगर, पॉइजन ट्री। पॉइजन ट्री काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना टाइटल। पॉइजन ट्री के अंदर इसने डार्कनेस, जो ह्यूमन सोसाइटी की डार्कनेस है, उन इश्यूज को उठाया है। फिर ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट, इसमें ह्यूमन मतलब इमेज सेम वही चीजें हैं, ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट, टाइगर एंड पॉइजन ट्री। बेसिकली यू जस्ट रिमेंबर द टाइटल पॉइजन ट्री, क्योंकि विलियम ब्लैक से एस्टेट D+B वगैरह में टाइटल और कोट पूछे जाते हैं, कोटेशन अलग से लिखूंगी इसकी, कोट ही ज्यादा पूछी जाती है। दिस वर्क इज सो मच इंपॉर्टेंट। मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल, मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल, ये यहां पर आप विलियम ब्लैक का माइंड चेक करना। विलियम ब्लैक किस टाइप के पॉइंट हैं कि ये कहते हैं कि आई डोंट बिलीव इन द पॉजिटिव साइड्स ऑफ द वर्ड्स, कि जैसे हम कहते हैं यार मेरी जिंदगी में ना बस खुशी खुशी रहनी चाहिए। विलियम ब्लैक कहते हैं नो, दिस इज नॉट द राइट वे टू लिव द लाइफ, ये जिंदगी को जीने का सही तरीका नहीं है। सपोज आपकी जिंदगी में खुशी खुशी है, तो मतलब आपको खुशी की खुशी क्या होगी, आपकी जिंदगी में कुछ तकलीफें हैं, कुछ गम है, उसके बाद आपको सक्सेस मिल रही है, आपको खुशी मिल रही है, तो विलियम ब्लैक कहता है यू कैन फील दैट हैप्पीनेस एट दैट टाइम। मीन्स बोथ साइड्स ऑफ लाइफ, बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी साइड ऑफ लाइफ, अपोजिट साइड ऑफ नेचर, जैसे लव है तो हेट भी होना चाहिए। इनका मानना है कि हेवन है तो हेल भी होना चाहिए। मीन्स ये हेल को लाइक करते हैं, ध्यान रखना, ये इस पोएम में हेल की तारीफ करते हैं ना कि हेवन की। सब तो कहते हैं ना, जितनी भी आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़ो, हेवन इज अ हेवन, हेवन की तारीफ करते हैं, बट विलियम ब्लैक कहता है नो, व्हाट इज हेल, व्हाट इज हेवन, हेवन इज नथिंग, हेल इज सुपीरियर देन हेवन। तो ये क्वेश्चन पॉइंट याद रखने का, ध्यान रखना। इसके अंदर एक बहुत फेमस कोट आपने बहुत बार पढ़ी होगी, मिल्टन इज विदाउट नोइंग इन क्लोज टू द डेविल पार्टी, जो पैराडाइज लोस्ट है जॉन मिल्टन का, तो उसमें कहता है ना, ये कोटेशन बहुत बार आती है कि मिल्टन के लिए किसने बोला था कि विदाउट नोइंग ही इज द पार्ट ऑफ डेविल पार्टी, कि बिना पता चले मिल्टन जो है डेविल पार्टी का हिस्सा बन गया था। क्यों? क्योंकि सैटर्न को बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई किया था पैराडाइज लोस्ट में। तो ये जो कोट है इसी वर्क से रिलेटेड है और ये कोट विलियम ब्लैक ने बोली थी, काफी इंपॉर्टेंट है। और पैराडाइज लोस्ट से मुझे याद आ गया गाइस, मैंने पैराडाइज लोस्ट को बिल्कुल डिटेल में करवा रखा, 12 की 12 बुक्स। कहीं भी आपको इस तरीके से डिस्क्रिप्शन नहीं मिलेगी पैराडाइज लोस्ट की, उससे आने वाला कोई क्वेश्चन ना रहे। पूरा 12 बुक की डिटेल स्टडी मैंने करवा रखी है, आप मतलब इंग्लिश लिटरेचर की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, आई बटन में लिंक भी दे दूंगी मैं, ठीक है।
नेक्स्ट है सॉन्ग ऑफ लिबर्टी, तो ये ध्यान रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल, हेल को अप्रिशिएट किया, कॉन्ट्राडिक्शन आइडियाज को अप्रिशिएट करता है कि लाइफ में, और ये फैक्ट भी है, मुझे लगता है कि अब जैसे मैंने फैन ऑफ कर रखा है वीडियोस बनाने के लिए, क्योंकि इस रूम में एक साथ 5 फैन चल पड़ते हैं और बहुत ज्यादा आवाज हो जाती है और वीडियोज में फिर साउंड आ जाती है बहुत ज्यादा। अब मुझे गर्मी लग रही है, अब मैं नीचे जाऊंगी तो ठंडी हवा इसी की मिलेगी, तभी तो मुझे आनंद आएगा, क्योंकि ऊपर गर्मी में मर के जा रही हूँ। मेरा मतलब सेम वही ब्लैक का कि लाइफ में दोनों चीजें होंगी तभी आप इंजॉय कर पाओगे उस चीज को। नेक्स्ट है सॉन्ग ऑफ लिबर्टी, नेक्स्ट है सॉन्ग ऑफ लिबर्टी, इसमें गॉड और डेविल्स उसी चीज को इसने जो है प्रेजेंट किया है। मिल्टन के ऊपर भी इसने पोएम लिखी है, मिल्टन टाइटल के नाम से 2 बुक्स है, 2 बुक में एक पोएम है। फिर इनका वर्क है जेरूसलम, इमेजिनेशन ऑफ द ग्रेट एल्बियन, जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, उस तरीके की चीजों को इसने इसमें डिस्क्राइब किया है जेरूसलम के अंदर। ठीक है, जेरूसलम इज आल्सो द वर्क ऑफ विलियम ब्लैक। एनोटेशन बाइबल, ये भी ध्यान रखना, एनोटेशंस ऑफ बाइबल, तो बाइबल्स के ऊपर एनोटेशंस भी लिखा है गाइस किसने, विलियम ब्लैक ने। इसके अलावा विलियम ब्लैक जाने जाते हैं कुछ फेमस कोटेशंस के लिए, उनको मैं ब्लैक बोर्ड पे लिखने की बजाय रीड कर देती हूँ। आई थिंक क्या फॉर्मेलिटी थोड़ी ना, पढ़ाने से मतलब होता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। कई बच्चों को लगता है यार ये क्या मैडम ने कॉपी उठा ली, बट मुझे लगता है पढ़ने वाले बच्चों के लिए चीज मैटर नहीं करती। अब मैं ब्लैक बोर्ड साफ करूंगी, इतनी सारी कोट लिखूंगी, इससे अच्छा मैं बोल देती हूँ। जो विलियम ब्लैक हैं वो फेमस हैं अपनी कोट्स के लिए। सबसे पहले तो इनकी एक कोट आती है, सभी कोट आप सुन लीजिए ध्यान से, लिख लीजिएगा वीडियो को स्टॉप करके। द क्रिएटर ऑफ हिज वर्ड इज वेरी क्रूअल बीइंग। सबसे पहले तो ये कहते थे द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड, इस संसार का जो क्रिएटर है वो बहुत क्रूअल है, अच्छा नहीं है वो इस संसार का क्रिएटर है, जो ये कहते थे शुरू में, बट बाद में इनकी राय जो है चेंज हो गई थी। इनके जो फेमस लाइन्स हैं, इमेजिनेशन इज डिवाइन विजन, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इमेजिनेशन इज डिवाइन विजन, इमेजिनेशन को ये एक डिवाइन विजन कहते थे। टू जनरलाइज इज टू बी एन इडियट, ये कहते थे टू जनरलाइज इज टू बी एन इडियट, कि किसी चीज को आप जनरलाइज कर रहे हो, ये इडियट वाली बात है। टू जनरलाइज इज टू बी एन इडियट। फिर इनका एक कोट है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आई एम इन यू, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो, आई एम इन यू एंड यू इन मी। आई एम इन यू एंड मतलब तुम मुझ में हैं, एंड यू इन मी, और मैं तुम में हूं। म्यूचुअल इन डिवाइन लव, म्यूचुअल इन डिवाइन लव, आई एम इन यू एंड यू इन मी, म्यूचुअल इन डिवाइन लव, तो काफी अच्छी कोट है इसकी। एक इनकी जो फेमस कोटेशन है, ये ध्यान रखना, ए फूल सीज नॉट द सेम ट्री डेट ए वाइस मैन सीज, ध्यान से सुना, ए फूल सीज, सी मतलब देखने वाला, SEE के पीछे S लगा दो। ए फूल सीज नॉट द सेम ट्री एज ए वाइस, वाइस मतलब WISE बुद्धिमान, कहता है एक फूल एक ट्री को ऐसे नहीं देखता जैसे बुद्धिमान देख सकता है। ए फूल सीज नॉट द सेम ट्री डेट ए वाइस मैन सीज। ठीक है, नेक्स्ट इनकी कोट है जो काफी इंपॉर्टेंट है, अपोजिशन इज ट्रू फ्रेंडशिप, बहुत अच्छी कोट लगती है मुझे ये, अपोजिशन इज ट्रू फ्रेंडशिप, किसी को अपोज कर रहे हो दैट इज ट्रू फ्रेंडशिप, मतलब आप उसकी गलतियां निकाल रहे हो, कमियां निकाल रहे हो, क्रिटिसाइज कर रहे हो तो अच्छा है। एक कोट है, क्योंकि विलियम ब्लैक कोट के लिए जाने जाते हैं, एक कोटेशन है, द ट्रू मेथड ऑफ नॉलेज इज एक्सपेरिमेंट, द ट्रू मेथड ऑफ नॉलेज इज एक्सपेरिमेंट, वेरी गुड, कि नॉलेज का ट्रू मेथड एक्सपेरिमेंट होता है, आप जितनी एक्सपेरिमेंट करोगे उतनी आपको नॉलेज होगी। ठीक है, मीन्स अगेन आई रिपीट द कोटेशंस ऑफ विलियम ब्लैक, टू जनरलाइज इज टू बी एन इडियट, टू जनरलाइज मतलब जनरल जो होता है ना, जनरल IZD लगा दिया, टू जनरलाइज इज टू बी एन इडियट। सेकेंड मेजर कोटेशन है, ग्रेट थिंग्स आर डन व्हेन मैन एंड माउंटेन्स मीट, बहुत अच्छी कोट है, देखो, ग्रेट थिंग्स आर डन, अच्छी चीजें की जाती हैं, व्हेन मैन एंड माउंटेन्स मीट, जब मैन और माउंटेन्स मिलते हैं, मतलब हाइट पे पहुंचते हो आप। अगली है, आई एम इन यू एंड यू इन मी, म्यूचुअल इन डिवाइन लव। नेक्स्ट है, ए फूल सीज नॉट द सेम ट्री डेट ए वाइस मैन सीज, अपोजिशन इज ट्रू फ्रेंडशिप, द ट्रू मेथड ऑफ नॉलेज इज एक्सपेरिमेंट। सो गाइज ये बहुत ज्यादा अच्छी जो है कोटेशंस हैं विलियम ब्लैक की, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान रखना। अब कुछ बच्चे कमेंट्री करेंगे, यार मैडम ऐसे बुक लेके बता दी, क्या फर्क पड़ता है, मुझे बताओ, बोर्ड पे लिखती, मैं इरेज करती, तो फटाफट मैंने आपको बता दी। तो ये कुछ कोटेशंस आप विलियम ब्लैक से रिलेटेड याद रखना। चिल्ड्रन होली थर्सडे में इन्होंने चिल्ड्रन को रिवर से भी मतलब कंपेयर किया था, ठीक है ना, चिल्ड्रन को रिवर से कंपेयर किया था होली थर्सडे में, तो काफी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। बाइबल्स के बारे में भी इन्होंने काफी बातें जो है बोली हैं। सॉन्ग ऑफ लिबर्टी भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सॉन्ग ऑफ लिबर्टी, जेरूसलम,
डार्क सैटेनिक मिल, जेरूसलम के अंदर एक फ्रेज है जो बहुत बार पूछी जाती है, डार्क सैटेनिक मिल, डार्क सैटेनिक मिल, तो ये फ्रेज है जेरूसलम के अंदर काफी इंपॉर्टेंटली पूछी जाती है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी ध्यान रख लेना, करप्शन इंडिपेंडेंस के ऊपर फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, वो वर्क भी विलियम ब्लैक से रिलेटेड है। ठीक है गाइज, तो आई होप मैंने विलियम ब्लैक को अच्छे से आपको कोशिश करवाई है कवरअप करने की। इसके अलावा आप यदि से इसमें बात करूं तो वॉल्टर स्कॉट को थोड़ा सा देख लेना, मुझे लगता है आप रोमांटिक एज को कवरअप करके कुछ नया करेंगे। वॉल्टर स्कॉट जो है फेमस है हिस्टोरिकल नॉवेल्स के लिए, वेवरली नॉवेल्स के लिए, क्योंकि वेवरली उनका पहला नॉवेल था तो उसकी पूरी सीरीज ही वेवरली नॉवेल्स के नाम से जाने लगी। तो क्वेश्चन याद रखना, एक दो ही फेमस कि हिस्टोरिकल नॉवेल्स के लिए फेमस है वॉल्टर स्कॉट, फादर ऑफ हिस्टोरिकल नॉवेल, एंड वेवरली नॉवेल्स WAVERELY, वेवरली नॉवेल्स के लिए भी फेमस है वॉल्टर स्कॉट। एक रोमांटिक एज में मैरी शेली बच जाती है। मैरी शेली का जो PB शेली की वाइफ थी, उनका फ्रैंकेनस्टाइन जो वर्क है, फ्रैंकेनस्टाइन FRANSKTIN, स्पेलिंग इधर उधर हो सकती है, ठीक है, फ्रैंकेनस्टाइन जो वर्क है मैरी शेली का, डेट इज इंपॉर्टेंट। तो आई थिंक गाइस इट्स ऑल अबाउट रोमांटिक एज। आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू कवर दिस एज फॉर यू, नॉट द पॉइंट ऑफ नेट के लिए कुछ अभी चीजें बाकी हैं क्योंकि इतना यूट्यूब पे करवाना पॉसिबल नहीं है, आप सबको पता है, इतना तो ऑफलाइन ही पढ़ाया जाता है। बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू क्रिएट रोमांटिक एज फॉर KVS, DT+B एंड हरियाणा स्टेट, और किसी भी स्टेट का टेट है तो रोमांटिक एज से आप इतना पढ़ लोगे ना, और साथ में मैं आपको कल 100 क्वेश्चंस रोमांटिक एज के करवाऊंगी। आई थिंक इट्स मोर देन सफिशिएंट। सो एंड द लास्ट, इफ यू लाइक माय वीडियोस, माय स्टडी मटेरियल and my efforts for you, then don't forget to like my videos and stay connected with me guys for new videos and new updates for English literature. And the last, I am from Haryana Panipat, संडे स्पेशल 4 घंटे की कोचिंग भी होती है। इफ यू वांट कोचिंग एंड लाइक स्टडी मटेरियल लाइक दिस, अलग अलग एज के लिए ऐसे रजिस्टर्स पूरा नेट लेवल की डिटेल में है। आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, टू द पॉइंट यू विल गेट द स्टडी मटेरियल एट योर होम एड्रेस फॉर UGC NET, DT+B, KVS एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सो हैव ए नाइस डे। If you want to contact with me for study material, then you can contact 7015467794, 7015467794. Bye bye, take care, have a nice day, thank you. Hey guys, welcome to my channel. I am your friend, your teacher निशा शर्मा। कैसे हैं आप सब लोग? I hope you guys are good. सो गाइज हम रोमांटिक एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को डिस्कस कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, जिसके फेमस पोइट्स को मैं आपको डील कर रही हूँ। आज हम बात करते हैं एक फेमस क्रिटिक, एक फेमस एसिस्ट, एक फेमस पेंटर ऑफ रोमांटिक एरा, हु इज विलियम हैजलिट। हु इज विलियम हैजलिट। जो बच्चे मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं, मैं बता दूं, माई चैनल डेडिकेटेड फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, स्पेशली टीचिंग का कोई भी एग्जाम है, लाइक DT+B है, KVS है, इंग्लिश लिटरेचर एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी इज माई फेवरेट, माई पैशन यू कैन से। सो लेट गेट स्टार्टेड। विलियम हैजलिट को आज हम स्टार्ट करते हैं। विलियम हैजलिट एक बहुत फेमस एसिस्ट भी थे, ड्रामेटिस्ट भी थे, सोशल कमेंटेटर भी थे, एक पेंटर भी थे, क्रिटिक भी थे। फेमसली यदि मैं बात करूं कि रोमांटिक एरा में उनको जाना जाता है एज ए क्रिटिक एंड एज एन एसिस्ट, फेमस जाना जाता है। यूके बॉर्न है, 10 अप्रैल 1778, 10 अप्रैल 1778, और डेथ है इनका 18 सितंबर 1830। ठीक है, बाकी इनकी बायोग्राफी के बारे में कुछ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है कि हम उसको डील करें, खास नहीं है, बस इनकी वाइफ का नाम याद करना आप, सारा स्टोडार्ट, एंड इनकी वाइफ का नाम है सारा स्टोडार्ट हैजलिट। ठीक है, सारा SARAHSTODDART हैजलिट, यू नो। ठीक है, और ये काफ़ी अच्छे इंस्पायर्ड थे, मेंटर मानते थे विलियम शेक्सपियर को, मोंटेगे को और कॉलरिज को। मतलब अपना इंस्पिरेशन यदि बोले कोई, ये इंस्पायर्ड थे किससे? शेक्सपियर से, कॉलरिज से और मोंटेगे से, ये काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड थे विलियम हैजलिट। अब विलियम हैजलिट एज ए क्रिटिक एंड एज एन एसिस्ट फेमस थे, तो बहुत ज़्यादा वर्क नहीं है, लेकिन जो भी है वो बहुत फेमस है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमेशा क्वेश्चन आता है इनकी कोटेशन से और इनकी वर्क से। सो इनका जो फर्स्ट एसे है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर्स प्ले, ये क्रिटिकल वर्क है। कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर प्ले, नाम से ही क्लियर है, जो विलियम शेक्सपियर के जो प्लेज में जो कैरेक्टर्स है, यू नो वेल विलियम शेक्सपियर ग्रेटली नोन फॉर हिज कैरेक्टर्स, बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स क्रिएट किए हैं उन्होंने। तो जो उनके कैरेक्टर्स को लेके एक पूरा क्रिटिकल वर्क लिख डाला किसने? विलियम हैजलिट ने। काफ़ी बार ये टाइटल एग्जाम्स में पूछा गया है, एस्टेट में भी, DT+B वगैरह में।
तो कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर्स प्ले 1877 इट्स द क्रिटिकल वर्क ऑफ शेक्सपियर्स कैरेक्टर्स। शेक्सपियर कैरेक्टर नहीं, मतलब शेक्सपियर ने अपने प्ले में जो कैरेक्टर्स लिखे हैं उनके लिए। नेक्स्ट जो वर्क है दैट इज राउंड टेबल। नेक्स्ट वर्क है राउंड टेबल। राउंड टेबल एक एसेज का कलेक्शन है। राउंड टेबल एसेज का कलेक्शन है, नाम से ही देखो राउंड टेबल। पहले जमाने में लोग ऐसे बैठ जाते थे टेबल्स के चारों ओर और बातें करते थे, और जो इश्यूज होते थे उनको ऐसे पैम्फलेट्स में लिख देते थे। तो राउंड टेबल का फुल टाइटल एक बार किसी एग्जाम में पूछा गया था, जस्ट रिमेंबर द फुल टाइटल। ए राउंड टेबल, आरटी मैंने शॉर्ट में लिख दिया, राउंड टेबल ए कलेक्शन ऑफ ऐसे मैन एंड मैनर। राउंड टेबल ए कलेक्शन ऑफ ऐसे मैन एंड मैनर, ये फुल टाइटल है राउंड टेबल का, ठीक है। और ये ज्वाइंटली था। ज्वाइंटली मतलब इन्होंने, विलियम हैजलिट ने ली हंट के साथ मिलके लिखा था। तो आपको ये पॉइंट भी याद रखना है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं कि किसके कोलैबोरेशन के साथ क्या वर्क लिखा गया था। तो जो राउंड टेबल है वो विलियम हैजलिट ने ली हंट के साथ लिखा था, और ये 40 ऐसे का कलेक्शन है, मतलब 40 ऐसे हैं जिसमें विलियम हैजलिट ने सिर्फ 12 ऐसे कॉन्ट्रीब्यूट किए थे। तो ली हंट में भी हमने राउंड टेबल को पढ़ा था, ली हंट में पढ़ा चुकी हूँ ऑलरेडी, ठीक है। तो ली हंट और विलियम हैजलिट का एक ज्वाइंटली यदि आपसे वर्क पूछा जाए तो राउंड टेबल, ठीक है। और कितने एसेज हैं? 40 एसेज हैं, जिसमें कितने ऐसे का कंट्रीब्यूशन हैजलिट ने दिया है? तो हैजलिट ने गाइस दिया है 12 एसेज का कंट्रीब्यूशन। एंड यू जस्ट रिमेंबर द फुल टाइटल, राउंड टेबल ए कलेक्शन ऑफ एसेज मैनर एंड मैनर। नेक्स्ट है टेबल टॉक। टेबल टॉक इज आल्सो ए कलेक्शन ऑफ एसेज। टेबल टॉक भी एक एसेज हैं जो आर्ट के ऊपर, कल्चर के ऊपर, फिलोसफी के ऊपर इन्होंने लिखे हैं, ठीक है। आर्ट, क्योंकि ही लव्स पेंटिंग, ये पेंटिंग को पसंद करते थे, लव्ड कह सकते हो, नाउ ही इज नो मोर, ठीक है। ये पेंटिंग को पसंद कर रहे, तो आर्ट है, कल्चर है, फिलोसफी को डिस्क्राइब किया गया है किसके अंदर? टेबल टॉक के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है ऑन द प्लीजर ऑफ पेंटिंग। और हाँ, अब इसके अंदर जो टेबल टॉक है इसमें भी काफी सारे एसेज हैं। तो इसमें 2 एसेज हैं जो बहुत फेमस है और जो डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं टाइटल्स। तो 2 ऐसे कौन सा है? एक तो है ऑन द प्लीजर ऑफ पेंटिंग, ऑन द प्लीजर ऑफ पेंटिंग। सेकंड है इंडियन जगर्स, ठीक है, इंडियन जगर्स एंड प्लीजर ऑफ पेंटिंग, प्लीजर ऑफ पेंटिंग एंड इंडियन जगर्स। दोनों एसेज बहुत ज्यादा फेमस हैं विलियम हैजलिट के। और इंडियन जगर्स में से तो शायद ये कोट है जो काफी फेमस है, आई थिंक इसी ऐसे में से है, लव ऑफ लिबर्टी इज द लव ऑफ अदर्स, लव ऑफ लिबर्टी इज द लव ऑफ अदर्स, लव इज पावर टू लव यूर सेल्फ। मीन्स ये क्या कहता है? लव ऑफ लिबर्टी टू लव अदर्स, लिबर्टी से प्रेम करना, इट मीन्स यू लव अदर्स, दूसरों से प्रेम करना है। बट लव ऑफ पावर मीन्स यू लव यूर सेल्फ। सिंपल सी कोटेशन है, लव ऑफ लिबर्टी लव अनदर्स, बट लव ऑफ पावर मीन्स यू लव यूर सेल्फ। तो ये कोट भी काफी ज्यादा फेमस है, विलियम हैजलिट की, पूछी जाती है एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट जो इनका वर्क है, माई फर्स्ट एक्वेंटेंस विद पोएट। एक्वेंटेंस मीन्स जान पहचान। ये वर्क भी काफी बार क्वेश्चन, इसका अंदर से क्वेश्चन पूछा गया है। क्या क्वेश्चन है? टाइटल है माई फर्स्ट एक्वेंटेंस विद पोएट, मेरी फर्स्ट एक्वेंटेंस पोएट के साथ। तो सीधी सी बात है, कौन से पोएट है जिनके साथ इनकी पहचान हुई है, जिनके साथ इनकी एक्वेंटेंस है, वो कौन से पोएट है? तो ये क्वेश्चन याद रखना, कॉलरिज एंड वर्ड्सवर्थ। पूछा जाता है कि विलियम हैजलिट का जो वर्क है माई फर्स्ट एक्वेंटेंस विद पोएट, तो हु आर दोज पोएट्स, वो पोएट कौन है जिनके साथ एक्वेंटेंस शो की गई है? द पोएट्स आर एस.टी. कॉलरिज एंड वर्ड्सवर्थ। द पोएट्स आर एस.टी. कॉलरिज एंड वर्ड्सवर्थ के साथ एक मीटिंग है, एक जान पहचान है, उनके वर्क्स के ऊपर एक कमेंट्स जो किए हुए हैं, मतलब पॉजिटिव ही है, नेगेटिव नहीं कहेंगे हम। तो ये सब किसने किया? विलियम हैजलिट ने, इस पर्टिकुलर वर्क के ऊपर। तो यहां से काफी कोट है जो इनकी पूछी जाती हैं, तो वो कोट्स हैं, माई एक्वेंटेंस विद द पोएट में जब हैजलिट ने कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ की बात की तो एक 2-3 कोट हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कॉलरिज के लिए क्या बोला? कॉलरिज इज ओनली पर्सन आई हैव एवर न्यू हु आंसर्ड द आइडिया ऑफ मैन ऑफ जीनियस। मीन्स इन्होंने कॉलरिज के लिए क्या कोट लिखा? तो ये कोट आप याद रखना, कॉलरिज इज ओनली पर्सन आई हैव एवर मेट, आई हैव न्यू, वट एवर यू कैन से, हु आंसर टू आइडिया ऑफ मैन ऑफ जीनियस। तो ये लाइन विलियम हैजलिट ने बोली किसके लिए? एस.टी. कॉलरिज के लिए। किस वर्क के अंदर? माई एक्वेंटेंस विद द पोएट के अंदर। और वर्ड्सवर्थ से तो ये काफी इंस्पायर्ड रहते ही थे कॉलरिज से। वर्ड्सवर्थ हैज आइज टू सी द नेचर,
तो ये लाइन है, काफी बार यूज भी की जाती है ना, वर्ड्सवर्थ हैज आईज टू सी द नेचर, कि वर्ड्सवर्थ के पास ऐसी आंखें जो सिर्फ नेचर को देखती हैं। तो ये लाइन हैजलिट ने ही कही थी वर्ड्सवर्थ के लिए। फिर वर्ड्सवर्थ ने अपना जो लिरिकल बैलेड लिखा उसका मैन्यूस्क्रिप्ट दिया हैजलिट को पढ़ने के लिए। तो मैन्यूस्क्रिप्ट समझते हो ना, जो फर्स्ट जो कॉपी होती है जो हम खुद लिखते हैं, डेट इज कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट। फिर प्रिंटिंग होती है आगे। तो जैसे तो मैन्यूस्क्रिप्ट जो पढ़ने के लिए दिया लिरिकल बैलेड का, तो इन्होंने क्या कमेंट किया, एक कमेंट याद करना, सेंस ऑफ न्यू स्टाइल एंड न्यू स्पिरिट कम ऑन मी, कि भाई इस मैन्यूस्क्रिप्ट को, लिरिकल बैलेड आपको पता ना लैंग्वेज को लेके, डिक्शंस को लेके था। तो जब इन्होंने वो पढ़ा तो इन्होंने कहा सेंस ऑफ न्यू स्टाइल, क्योंकि डिफरेंट सी लैंग्वेज में पोइट्री थी ना, तो सेंस ऑफ न्यू स्टाइल एंड न्यू स्पिरिट कम ऑन मी, कहता कि मेरे अंदर एक नया स्टाइल और नया स्पिरिट मेरे अंदर आ रहा है। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, लिरिकल बैलेड के लिए रिस्पॉन्स है हैजलिट का। ठीक है, तो यही थे इसके कुछ फेमस वर्क। इसके अलावा कुछ वर्क हैं, जस्ट रिमेंबर द टाइटल, नॉट सो इंपॉर्टेंट। पॉलिटिकल एसेज लिखे थे इन्होंने। एक ये याद करें ना, लाइफ, जो नेपोलियन बोनापार्ट है, जो फ्रांस के राजा हैं थे, तो नेपोलियन बोनापार्ट के लिए इन्होंने जो वर्क लिखा था एक, और एक प्रिंसिपल ऑफ द ह्यूमन एसेज, ह्यूमन एसेज के ऊपर जो है प्रिंसिपल के ऊपर भी इसने बात लिखी थी। और एक फेमस सी एग्जाम वो लाइन भी है इनकी, प्रेजुडाइस इज चाइल्ड ऑफ इग्नोरेंस। प्रेजुडाइस क्या होता है, किसी के लिए हम पहले ही पूर्वाग्रह पाल लेते हैं। प्रेजुडिस इज चाइल्ड ऑफ इग्नोरेंस, प्रेजुडाइस बोल देते हैं, प्रेजुडिस बोलो व्हाटएवर। प्रेजुडाइस इज चाइल्ड ऑफ इग्नोरेंस, कि प्रेजुडाइस जो पालते हैं वो तो इग्नोर्ड होते हैं, मतलब अज्ञानी लोग के होते हैं। तो प्रेजुडाइस इज चाइल्ड ऑफ इग्नोरेंस का चाइल्ड है ये तो भाई। तो ये काफी फेमस कोट है जो बहुत एग्जाम्स में पूछी गई है विलियम हैजलिट के द्वारा। बाकी हैजलिट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंटली आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। रोमांटिक एज के अभी कुछ एसिस्ट हैं उनको करेंगे, और कुछ 2-3 पोइट्स भी हैं उनको भी करेंगे। फिर हम रोमांटिक एज को ओवर करके कुछ नया एज करेंगे। सो गाइज, आपको इंग्लिश लिटरेचर सीरीज कैसी लग रही है? डोंट फॉरगेट टू कमेंट मी, एंड इफ यू लाइक देन डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियोस, एंड रियली स्पीकिंग योर कमेंट reinforce me a lot, so don't forget to comment me, or don't forget to like and share with your friends. And if you are from Panipat and nearby Panipat, then you can take the coaching. Special Sunday classes for English literature also available, 3 to 4 hour Sunday classes होती हैं। स्टडी मटेरियल इंग्लिश लिटरेचर का किसी भी एग्जाम के लिए आप लेना चाहें तो हैंड रिटन है, टाइप प्रिंटिंग हर टाइप का है, आप लेना चाहें तो मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। My contact number is 7015467794. So if you want English literature notes, then you can contact me. Bye bye. Take care. Have a nice day. Thank you. Hey guys, welcome to my channel. I am your friend, your teacher निशा शर्मा। कैसे हैं आप सब लोग? I hope you guys are good. So guys, जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं, मैं बता दूं मेरा चैनल डेडिकेटेड है स्पेशल टीचिंग एग्जाम्स को, टीचिंग एग्जाम और हरियाणा HSSC एग्जाम्स। सो ये इंग्लिश लिटरेचर की न्यू वीडियो है। लेट गेट स्टार्टेड। तो इस वीडियो में हम ली हंट के बारे में बात करें। कल हमने जॉन कीट्स को डिस्कस किया था, तो रोमांटिक एज के कुछ पोएट्स को कंटिन्यू डिस्कस करते हैं। तो ली हंट बहुत इंपॉर्टेंट पोएट भी नहीं है, लेकिन बहुत लोअर भी हम इनको नहीं कहेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ली हंट ने कुछ मैगजीन्स वगैरह लिखी थी, तो कुछ 2-4 वर्क हैं जिन पे हम बात करते हैं। तो ली हंट इज अ फेमस फॉर द सेवरल काइंड ऑफ मैगजीन्स राइटर। मैगजीन्स के लिए थोड़े फेमस माने जाते हैं। इनका लाइफ स्पैन है 1784 से 1859, 1784 टू 1859। तो यदि हम ली हंट की बात करें तो कुछ मैगजीन्स के लिए फेमस है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया था एक बार DPSP के एग्जाम में, जॉन कीट्स से, आपको पता जॉन कीट्स ने जो नेगेटिव कैपेबिलिटी दी थी और कुछ बहुत सारी चीजें थी, तो जॉन कीट्स ने को बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया था। और बायरन ने तो इवन ये तक कहा था कि लोगों की क्रिटिसिज्म की वजह से जॉन कीट्स की जल्दी डेथ हो जाती है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन इन्होंने जॉन कीट्स को डिफेंड किया था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हु डिफेंड द जॉन कीट्स इन हिज पर्टिकुलर मैगजीन। तो इनकी मैगजीन थी एग्जामिनर। एग्जामिनर मैगजीन के अंदर इन्होंने कीट्स को डिफेंड किया था, कीट्स को प्रेस किया था कि पोइट्री हिज ओन काइंड, कि पोइट्री पे कोई क्रिटिसाइज नहीं कर सकता, वो उसकी अपनी टाइप की पोइट्री थी। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि हु डिफेंड जॉन कीट्स या हु प्रेज जॉन कीट्स हिज फेमस जर्नल, फेमस मैगजीन एग्जामिनर। तो यू जस्ट रिमेंबर द पर्सन ली हंट। ली हंट ने ये लाइन लिखी थी, द पोइट्री फॉर इट्स ओन, कि पोइट्री तो अपने लिए होती है ना, कि जॉन कीट्स को व्हाई यू क्रिटिसाइज जॉन कीट्स, उन्होंने खुद के लिए पोइट्री लिखी है, तो डिफेंड किया था कीट्स को। ध्यान रखना, एग्जामिनर मैगजीन के अंदर ये लाइन कहते हैं, द पोइट्री फॉर इट्स ओन। इन्होंने 4 फेमस मैगजीन लिखी थी। इनकी जो मैगजीन्स की बात करें तो 4 फेमस मैगजीन थी। फर्स्ट इज एग्जामिनर, फर्स्ट जो मैगजीन थी इनकी एग्जामिनर थी। सेकेंड इज रिफ्लेक्टर, फर्स्ट मैगजीन एग्जामिनर, सेकेंड इज रिफ्लेक्टर,
थर्ड इज इंडिकेटर, फोर्थ इज कंपेनियन। तो यहाँ से एसिड के एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था 2014 पीजीटी में, विच इज नॉट द मैगजीन ऑफ ली हंट। तो ली हंट की लिखी हुई कौन सी मैगजीन नहीं थी? तो यू जस्ट रिमेंबर द फोर नेम, एग्जामिनर, रिफ्लेक्टर, इंडिकेटर एंड कंपेनियन। दीज फोर मैगजीन्स रिलेटेड टू ली हंट। ठीक है, ली हंट की लिखी मैगजीन कौन सी नहीं थी? तो कैसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो ध्यान रखना, एग्जामिनर, रिफ्लेक्टर, इंडिकेटर एंड कंपेनियन, फोर फेमस मैगजीन बाय ली हंट। अब ली हंट की जो सबसे फेमस पोएम है, एंड पर्सनली आई लाइक दिस पोएम सीरियसली, बहुत अच्छी पोएम है, बहुत अच्छा मैसेज जो है इस पोएम में कन्वे किया हुआ है, एंड आई थिंक वी शुड फॉलो दिस मैसेज। द पोएम इज अबोव एन एडम, अबाउ एन एडम भी बोल देते हैं, ये अबोव मतलब लाइक प्रोनाउंसिएशन है इसकी, अबोव एन एडम। इसके अंदर क्या होता है, एडम जो अबोव एन एडम है वो डिसाइपल है गॉड का, मतलब गॉड का एक शिष्य होता है, और ही लव्स हिज फेलो बींग्स, वो अपने फेलो बींग्स से बहुत प्यार करता है, मतलब जो आसपास के लोग हैं हमेशा उनकी हेल्प करने को तैयार रहता है। तो एक रात को उनके सपने में एंजल आता है, एंजल जो है आता है, और ये एंजल से पूछता है कि, एंजल कहता है कि मैं गॉड की एक लिस्ट लेके आया हूँ जिसमें उन लोगों के नाम है जो गॉड के वर्शिपर्स हैं, जो गॉड के फॉलोवर्स हैं, गॉड के जो फॉलोवर्स हैं उनकी लिस्ट लेके आया एंजल सपने में। तो अब वो बेन एडम सोचता है अगर मैं भी गॉड को बहुत प्यार करता हूँ, तो ये कहता है कि इस लिस्ट में मेरा नाम चेक करो भी कहाँ है। तो एंजल कहता है कि या यूर नेम इज नॉट देयर, कि तेरा नाम तो इस लिस्ट में है ही नहीं। तो इसको एक मिनट के लिए बहुत बुरा लगता है, यार मैं इतना अच्छा हूँ और भगवान के जो फॉलोवर्स हैं, जो वर्शिपर्स हैं, उनमें मेरा नाम ही नहीं है। ही फील सो बैड, बट ही इज रेडी टू हेल्प द फेलो बींग्स, ह्यूमन बींग्स की बहुत हेल्प करता है, बहुत प्यार करता है, सबकी हेल्प करता है, बहुत अच्छा फेलो है। तो नेक्स्ट डे एंजल फिर आता है और एंजल कहता है आज मैं लिस्ट लेके आया हूँ हूम गॉड लव्ड, कि कल तो मैं लिस्ट कौन लेके आया था कि जो भगवान को प्यार करते हैं उनकी लिस्ट लेके आया था। कहता है आज मैं लिस्ट लेके आया हूँ गॉड जिनको प्यार करते हैं। एंड कैन यू इमेजिन, जो अबोव एंड एडम था उनका नाम सबसे टॉप पे था उस लिस्ट में। इट मीन्स दिस इज द वंडरफुल पोएम कन्वे सुपर मैसेज कि यू शुड नॉट लव द गॉड, यू शुड लव द ह्यूमन बींग्स, यू शुड लव द क्रिएचर ऑफ द गॉड, कि गॉड ने जिसको बनाया आप उसकी हेल्प करो, उससे प्यार करो। मीन्स आप जो इंसान है, आपको जो जिंदगी मिली है, आप दूसरों की हेल्प करो, दूसरों की सहायता करो, दूसरों से प्यार करो, तो आपको गॉड सच में प्यार करेंगे। सिर्फ एक बंदा है मंदिर में जाके जय भगवान जय भगवान जय भगवान करता रहता है 24 घंटे, और घर के सामने कोई गरीब है खाना मांग रहा है, उसको खाना नहीं दे रहा, तो आई डोंट थिंक सो कि उस बंदे की भक्ति का कोई भी महत्व है, कोई महत्व नहीं है। तो एग्जैक्टली दिस इज द सेम थिंग दैट शोन इन दिस पर्टिकुलर पोएम। यही चीज इस पर्टिकुलर पोएम के अंदर दिखा रखी है कि योर नेम इज नॉट गॉड फेलो, ये लाइन भी बहुत अच्छी है। Your name is not God follower, your name is the top of whom God love, कि God follower में तेरा नाम नहीं है। एंजल कहता है your name is the top of whom God love। तो एक बार ये लाइन DT+P के एग्जाम में पूछी गई थी कि your name is not in God follower, कि God के follower में तेरा नाम नहीं है, your name in the top of whom God love, तुम्हारा नाम तो उसमें है जिसको भगवान प्यार करते हैं और सबसे टॉप पे है। तो आई थिंक इस पॉइंट से आपको एक मैसेज मिला होगा कि you should help the others, you should love the human beings, you should love the creature of the God, not only God। हाँ, गॉड को वर्शिप करना चाहिए बट अच्छा बनना चाहिए। फिर इसका एक वर्क है व्हाट इज पोएट्री, काफी बार इससे भी क्वेश्चन आते हैं। इसके अंदर ये क्रिटिकल वर्क है। इसके अंदर क्या है, टॉक्स अबाउट द ऑल एजेस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जो इससे पहले की इंग्लिश लिटरेचर के एजेस हैं उनके बारे में, राइटर्स के बारे में, उनकी थीम्स के बारे में इसने जो है क्रिटिसाइज किया है। क्रिटिसिज्म का मतलब ये नहीं होता कि यू आर क्रिटिसाइज समवन, कि आप उसकी बुराइयां कर रहे हो, नहीं। बुराई करना सिर्फ क्रिटिसिज्म नहीं होता, किसी भी चीज की नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों चीज बताना गाइस क्रिटिसिज्म कहलाता है। मेक योर माइंड क्लियर। तो ये क्रिटिकल वर्क है, तो क्रिटिकल सिंपल पूछ लेंगे ली हंट का क्रिटिकल वर्क कौन सा है, तो यू जस्ट रिमेंबर व्हाट इज पोएट्री। द पोएट इज अपार्ट फ्रॉम द डीलिंग एनालॉजिकल ट्रूथ। इसकी फेमस लाइन है द पोएट इज फार फ्रॉम डीलिंग एनालॉजिकल ट्रूथ, कि जो पोएट है वो दूर होता है, ट्रुथ सच्चाई से दूर होता है। मीन्स कई बार कहता है कि पोएट सच्चाई को लगा लेता है, कई बार कहता है एनालॉजी नहीं कर पाते सच्चाई की। तो ये लाइन है द पोएट इज फार फ्रॉम द डीलिंग एनालॉजिकल ट्रूथ। नेक्स्ट है इमेजिनेशंस एंड फैंसी। नेक्स्ट जो इसका वर्क है दैट इज इमेजिनेशन एंड फैंसी। इमेजिन यू नो वेल, कल्पना करना, फैंसी द सेम थिंग। तो ये ऐसे हैं, इट्स अबाउट द पेंटिंग आर्ट एंड पोएट्री। तो पेंटिंग आर्ट और पोएट्री को लेके ऐसे हैं। फिर ऑटोबायोग्राफी इनका एक वर्क है एंड सर रैल्फ एशर एक नोवेल है। तो ली हंट इज नॉट सो बिग एंड डिटेल्ड, वी डोंट नीड टू गो सो मच। तो सर रैल्फ एशर एक नोवेल है बाय ली हंट। तो जस्ट रिमेंबर द नेम ऑफ सर रैल्फ एशर।
बाकी बहुत डीप जाने की जरूरत नहीं, जस्ट रिमेंबर द 4 मैगजीन्स, टाइटल ऑफ द 4 मैगजीन्स, अबोव एन एडम इसकी थीम, और सर रैल्फ एशर जो है इनका नोवेल है, और व्हाट इज द पोएट्री इज द क्रिटिकल वर्क बाय द ली हंट। जस्ट रिमेंबर दीज पॉइंट्स। So guys, hope you like this video, and if you like then don't forget to like, and if you don't like then वो भी बता दीजिए। बट अच्छा लगता है तो गाइज प्लीज अपने फॉलोअर्स में शेयर किया करो, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे रीइंफोर्स मिलता है न्यू वीडियोस बनाने का लिए, क्योंकि सीरियसली आपके कमेंट्स ही मुझे मोटिवेट करते हैं। आई एम फ्रॉम हरियाणा पानीपत। ऑन संडे ओनली 3 से 4 आवर्स की इंग्लिश लिटरेचर स्पेशल क्लास होती है। कोई भी आसपास है पानीपत के तो यू कैन ज्वाइन, अभी तो बंद है, थोड़े दिन में स्टार्ट हो जाएगा लॉकडाउन के बाद। और इंग्लिश लिटरेचर के स्पेशल नोट्स सीधे DT+B KVS या किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए आपको चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 7015467794। अभी लॉकडाउन में 4-5 महीने लगा के मैंने इंग्लिश लिटरेचर के पर्टिकुलर नोट्स बनाए, बिल्कुल स्पेशल 6-7-8 रजिस्टर भर के पूरे नेट लेवल तक के इंग्लिश लिटरेचर के नोट्स आपको हैंड रिटन चाहिए तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी 7015467794। So stay connected with me. Take care. Bye bye.